बट मैं यहाँ पे सालों से खड़ा, उसके पीछे एक राज है, एक सीक्रेट है, एक थंब रूल है। आपको सिखाता हूँ, अगर आप ये सीख गए तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। तो आपने शुरू से ही टेक्निकल एनालिसिस यूज़ किया, फंडामेंटल्स आप नहीं यूज़ करते नहीं, थे? जब ये सीखा रॉ फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस, तो एक तो विशाल जी, उस टाइम की ट्रेडिंग में और आज की ट्रेडिंग में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वॉल्यूम बहुत। कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है कि यहाँ से तक लोग अगर उसे होल्ड करें तो एक अच्छी वेल्थ जनरेशन की जा सकती है? जब मैंने ज्वाइन किया था तभी एक लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन था कि आप ये 10 साल। अब कोई एक ऐसा चीट कोड बता दीजिए जिससे सारे पैसे पाओ। राइट, तो सब चीट कोड यही है कि सबसे पहले कोई एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हो या आप सिखाते हो अपने कोर्स में? शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो है तो जीएफएस। क्या वाकई में ये एस्ट्रोलॉजी फर्क करती है? यस, तो 2-3 आंसर इसके भी है कि लॉस बुक करना सीख जाओगे तो ये बिजनेस में टिकोगे तो पैसा बनेगा, या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। डीप टॉक्स, जहाँ पर हम बातें करते हैं पैसों की, बातें करते हैं पैसे की गहराइयों की और वास्तविकता की। आज इसी खोज में जो गेस्ट हम आज लेके आए हैं वो तब से स्टॉक मार्केट को लोगों को सिखा रहे हैं जब लोगों को पता नहीं होता था कि कोर्स क्या होते हैं। ना यूट्यूब वीडियो होती थी, ना चार्ट्स होते थे, और ना ही बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि रिसोर्सेज होते थे जिससे कि वो सिखा सकें। लेकिन फिर भी उन्होंने एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। आज ही हैज़ ए सक्सेस स्टोरी ऑफ मोर देन 10,000 20,000 स्टूडेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया। तो बात करते हैं आज के गेस्ट से जो हमें ट्रेडिंग के बारे में भी सिखाएंगे, कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है, जानेंगे आज सब कुछ विशाल मलकान जी से। वेलकम विशाल जी, वेलकम टू डीप टॉक्स। थैंक यू सो मच दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस शो पे आने के लिए। नमस्कार मलकान जी, कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास, शुरू थैंक यू सो करें मच। अब? बस चलिए शुरू करते हैं। मलकान जी, जैसे दीपक ने कहा कि आपने जब ट्रेडिंग शुरू करी तब आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे। मीन्स तब हम ये देखते हैं कि तब कोई कहीं कोई वीडियोस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। न्यूज़पेपर से हम देखते थे, इवन जो हमें वो देखने होते थे प्राइजेस ऑफ द स्टॉक्स, हम टीवी लगाते थे और वेट करते थे कि हमारे स्टॉक का कब प्राइस आएगा। उस टाइम में आपने क्या किया? आपने कहाँ से नॉलेज गेन की और आप यहाँ तक पहुँचे? आपके गुरु कौन थे? कोई बुक आपने रेफर करी हो तो वो प्लीज़ बताइए। यस, सो पहले तो मेरी जो मार्केट से शुरुआत हुई थी, या मार्केट से जो मेरा पहला जो इंटरेक्शन था वो 1993 था, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। और मैं अपने पिताजी के साथ यहाँ पे कालबा देवी ऑफिस में जाता था, उनका कपड़े का बिजनेस था। बट वो वहाँ पे उस टाइम पे माहौल ऐसा था, वो हर्षद मेहता स्कैम चल रहा था, तो सब जगह पे स्टॉक मार्केट की बातें हो रही थी। तो मैं और पिताजी के पास कुछ शेयर्स थे, तो वो जब हम मरीन ड्राइव स्टेशन पे जाते थे शाम को, तो वहाँ पे 2 रुपए की भाव कॉपी मिलती थी, और वो भाव कॉपी में सारे भाव छपते थे। तो हम वो खरीदते थे और पिताजी बोलते थे इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, मैं एकदम छोटे अक्षरों में लिखा होता है। तो मैं वही 5-6 स्टॉक्स का भाव रोज देखता था। तो तब देखा कि बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, वो नंबर से मुझे फैसिनेशन था। मेरा स्कूल में भी मुझे मैथ से बहुत लगाव था, तो वो नंबर फैसिनेशन की वजह से मैंने सोचा कि ये काम मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है और मुझे यही करना चाहिए। और 10th के बाद मैंने कॉलेज भी ऐसा चुना जो स्टॉक मार्केट से नज़दीक है, केसी कॉलेज, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ से 5 मिनट वॉकिंग है। तो मैं ऐसा समझूंगा कि 5 साल मेरा ग्रेजुएशन ही स्टॉक मार्केट में हुआ, कॉलेज तो मैंने साइड में कर लिया। और इस 5 साल में पहले साल में मैं अपने कजिन अंकल के साथ जाता था 1996 में, जब नया नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग शुरू हुआ था, जो पहले पिट ट्रेडिंग था। और वहाँ पे वो 9:55 को मार्केट शुरू होता था और 3:30 को ख़त्म होता था। तो वो मेरे अंकल थे, वो लिखते थे ओपन हाई लो क्लोज, फिर ओपन हाई लो क्लोज लिखते जाओ एक पेपर पे। फिर वो पूरा वीक खत्म हो जाएगा तो उसका वीकली हाई को मार्क करेंगे, फिर वीकली लो को मार्क करेंगे। फिर पूरा मंथ खत्म हो जाएगा तो मंथली हाई को लॉक करेंगे, फिर मंथली लो को। और फिर उसके बाद उसका 33% रिट्रेसमेंट, 50% रिट्रेसमेंट और 66%। सो 1/3, 2/2 एंड 2/3। अब हम रिट्रेसमेंट 61% और वो सब टूल्स यूज करते। तो मैंने एकदम रॉ फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस सीखा है। और फिर हम हाथ से चार्ट ड्रॉ करते थे 97 98 में, जिससे पता चले कि ये ट्रेंड हायर टॉप हायर बॉटम है या लोअर टॉप लोअर बॉटम है। तो वैसे मेरी शुरुआत हुई चार्ट्स को देखने की। दैट्स वंडरफुल। मतलब वो तो बहुत ही मेहनत वाला टाइम था एक बहुत। तरह से। तो आपने शुरू से ही टेक्निकल एनालिसिस यूज किया, फंडामेंटल्स आप नहीं यूज करते नहीं, थे? तो तब तो मैं बीकॉम कर रहा था 97 98 में। और जब ये सीखा रॉ फॉर्म में टेक्निकल एनालिसिस, तो एक छोटे छोटे ट्रेड करना शुरू कर दिया। वो भी बहुत झगड़ के, घर पे फैमिली ने ना बोला था फिर भी किया।
स्टार्टिंग में लॉस भी हुआ। फिर क्या हुआ कि मार्केट में एक बड़ी तेजी हुई, जैसे डॉट कॉम बबल जो हुआ उसके पहले डॉट कॉम बूम हुआ था। सो वन साइड मार्केट चल रहा था, उसमें मैंने पैसा बना लिया। अब मुझे लगा कि मैंने अपने एक्सपर्टीज से बनाया, लेकिन मार्केट ने सपोर्ट किया। बाय द टाइम आई वाज 20 ईयर ओल्ड इन द ईयर 2000 आई मेड 20 lakhs, 20 लाख रुपए बना लिए एट दैट टाइम एट एक्चुअली। दैट टाइम। तो मुझे लगा कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, मेरे को तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तो मैं करोड़पति बनूंगा। लेकिन वो मेरा नसीब था, ट्रेंड ऊपर था। और फिर जब डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ, मार्केट नीचे गया और लोअर सर्किट्स लग रहे थे रोज, उसमें मेरे जो बनाए थे वो भी गए और ऊपर से गए। अब तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो नॉलेज है वो बहुत कम है, अधूरा है, तो मुझे सीखना पड़ेगा। वो क्रैश होने के बाद, लॉस होने के बाद, डेट में आने के बाद मुझे समझा कि अभी मुझे सीखना पड़ेगा। तब मुझे टेक्निकल एनालिसिस की बहुत कम किताबें अवेलेबल थी उस टाइम पे, और मिलती भी थी तो बहुत महंगी मिलती थी। तो यहाँ वहाँ से डाउनलोड करके या कॉपी निकाल के या बोरो करके पढ़ना शुरू किया। और एक कोर्स किया मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टेक्निकल एनालिसिस का हुआ करता था, और मेरे सबसे पहले गुरु थे डॉक्टर CK नारायण, जो मुझे लगता है इंडिया के सबसे बेस्ट टेक्निकल एनालिस्ट है, और उनका काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। तो उनसे सीखा। फिर मेरा उनसे सीखने के बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, तो और किताबें पढ़ने लगा, बुक्स पढ़ने लगा। और मैंने जब सोचा कि जैसे फंडामेंटल है और टेक्निकल दोनों है, तो मैंने साइड में पार्ट टाइम MBA भी किया फाइनेंस में, क्योंकि मुझे समझना था कि फंडामेंटल क्या होता है और टेक्निकल जो मैं इतने साल से रॉ से लेके अभी थोड़ा रिफाइंड वर्जन में कर रहा हूँ, उसमें फ़र्क क्या है। फिर मुझे लगा कि फंडामेंटल मेरे बस की बात नहीं है, या आम आदमी के बस की बात नहीं है। टेक्निकल कोई भी कर सकता है, क्योंकि उसमें पैटर्न्स को देखना है, चार्ट्स को देखना है। इसलिए मैंने ज़्यादा अपना, भले मैंने MBA फाइनेंस खत्म भी कर लिया, फंडामेंटल मुझे आता भी है, लेकिन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ अपने ट्रेडिंग में। मैं बिल्कुल खाली टेक्निकल पे ही फोकस करता हूँ। मुझे फिर लॉन्ग टर्म करना हो या शॉर्ट टर्म करना हो या इंट्राडे भी करना हो, तो मैं खाली टेक्निकल का ही सपोर्ट लेता हूँ। तो विशाल जी, उस टाइम की ट्रेडिंग में और आज की ट्रेडिंग में आप क्या फ़र्क देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वॉल्यूम बहुत बढ़ गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बढ़ गए। तभी खाली स्टॉक्स ट्रेड करते थे, आज अब फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, फिर आप कमोडिटीज ट्रेड कर रहे हो, करेंसीज ट्रेड कर रहे हो, क्रिप्टो करेंसीज ट्रेड कर रहे हो। मतलब बेसिकली आप 24 घंटा ट्रेड कर सकते हो। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि पूरा इंटरकनेक्टेड मार्केट डायनामिक हो चुका है। तभी इंटरनेट इतना कि उधर क्या हो रहा है इधर पता चलने में टाइम लगता है, अभी तो आपको 1 सेकंड में पता चल जाता है। तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है, वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है, लेकिन जो बेसिक पैटर्न्स होते हैं, जो मार्केट जो 3 इमोशंस पे चलता है, होप, ग्रीड एंड फियर, वो इमोशंस तो ह्यूमन इमोशंस है और वो तो कभी चेंज नहीं होने वाले। तो मार्केट बेसिकली वही पैटर्न दोहराता है, लेकिन थोड़े से अलग फॉर्म में। तो जब आप उस टाइम में ट्रेड करते थे तो तब कौन सी कंपनीज, निफ्टी, बैंक निफ्टी, तब भी ये होता था, या सिर्फ कंपनीज होती थी और आप इनमें ट्रेड करते थे? नहीं, हाँ, तब मुझे जो अभी भी मैं अभी वापस अप्लाई कर रहा हूँ, बोलता लेस इज मोर। मतलब मैं कम स्टॉक्स में ट्रेड करता था। हर एक 2 साल में मेरा एक फेवरेट स्टॉक होता था, फिर उसी को ट्रेड करते थे। जैसे एक टाइम पे जब डॉट कॉम बबल वाला जो काम चल रहा था 98-99 में, तब मेरा फेवरेट स्टॉक जी लिमिटेड था। वो कुछ 300 रुपये से लेके 7,000 हो गया, और फिर वो स्प्लिट बोनस और वो सब अलग है, बट तब वो चल रहा था। उसके बाद मेरा फेवरेट था ITC, उसके बाद मेरा फेवरेट था हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, भी एक टाइम पे मेरा फेवरेट था जब वो डॉट कॉम बबल था। तो वो स्टॉक बदलते गए, बट मेरा ऐसा मकसद था 1 या 2 स्टॉक को अगर अच्छे से ध्यान से ट्रेड करो और फोकस करके करो, तो आप उसमें से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हो। और जो अभी भी मैं इस टाइम पे भी यही कर रहा हूँ। मेरे पास फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एक टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 पोजीशंस होती है, बस उसी पे फोकस करता हूँ। और कभी कभी बैंक निफ्टी में अगर अच्छा मौका मिलता है तो कैश में पोर्टफोलियो बन सकता है बड़ा, एक 25-50 स्टॉक का, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स है। बट जब लेवरेज की बात आती है तो आपको फोकस्ड और कम स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपको लगता है, या कौन सा ऐसा सेक्टर है जो आपको लगता है कि यहाँ से फ्यूचरिस्टिक है और आने वाले 10-15 साल तक लोग अगर उसे होल्ड करें तो एक अच्छी वेल्थ जनरेशन की जा सकती है? मैं स्टॉक के नाम नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ सेक्टर यस, और उसका पूछ रहा हूँ, सेंटिमेंट का किस तरफ रुझान रख रहे हैं? सो बेसिकली मैं ये एक जो नया चीज़ मैंने अभी रियलाइज़ किया इतने सालों में, कि जब मैंने ज्वाइन किया था तभी एक लॉन्ग टर्म का डेफिनेशन था कि आप ये 10 साल के लिए रख लो, 20 साल के लिए रख लो, आपके बेटे की शादी हो जाएगी, बेटी का ये हो जाएगा। बट वो जो लॉन्ग टर्म डेफिनेशन अपने आप में बदल गया है, क्योंकि मार्केट इतना इनोवेटिव और डायनामिक हो चुका है कि 5 साल पहले जो ब्लू चिप था आज शायद नहीं रहे, और जो पहले स्मॉल चिप था आज ब्लू चिप बन जाए। सो आई वुड नॉट इवन टेक 5 ईयर बेट। 10-12-15 साल तो मुझे पता ही नहीं है कि क्या होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12 महीने से लेके 24 महीने तक का व्यू ले सकता हूँ, और उसमें भी मुझे बार बार
सेक्टर एनालिसिस करना पड़ेगा। लास्ट ईयर फाइनेंस सेक्टर, ऑटो सेक्टर काफी चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन ये साल अभी लास्ट जैसे हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम पे फार्मा सेक्टर चल रहा है। तो हमारा एक सिंपल अप्रोच है जो काफी लोग फॉलो करते हैं, कॉल्ड टॉप डाउन अप्रोच। तो मैं उसमें क्या करता हूँ कि अगर वर्ल्ड मार्केट ठीक ठाक है, फिर इंडियन मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक ठाक है, फिर उसके अंदर सेक्टर कौन से चल रहे हैं, तो सेक्टर का चार्ट देख सकते हो। जैसे आज की तारीख में, जैसे हम सितंबर में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस टाइम पे फार्मा सेक्टर सबसे ऊपर है। तो फार्मा सेक्टर मेरा टॉप डाउन अप्रोच में टॉप सेक्टर आ गया। अब उसके अंदर टॉप स्टॉक्स कौन से होंगे, जैसे ग्लेनमार्क हो गया, या इप्का लेबोरेटरीज हो गया, या ऑरो फार्मा हो गया, सन फार्मा हो गया। बट यही चीज शायद 6 महीने बाद टॉप सेक्टर शायद कुछ और हो, जैसे 6-8 महीने पहले ऑटो था, उसके पहले फाइनेंस बैंकिंग था। तो वो मेरा अप्रोच वैसे रहता है। तो जहां पे मतलब बोलते ना सिंपल है, फॉलो द ट्रेंड, जो चल रहा है उसके अंदर ट्रेड करना है। मेरे को ऐसा समझो मीडिया सेक्टर नहीं चल रहा है, अरे 1 साल से नहीं चल रहा है, 2 साल से नहीं चल रहा है, तो मैं उसको खरीदता हूँ, वो माइंडसेट नहीं रखना है। जो चल रहा है उसके पीछे ही जाना है, और उसी के अंदर ट्रेंड इज योर फ्रेंड, जो बेसिक टेक्निकल एनालिसिस की किताब में जो सबसे पहला चैप्टर और पहला लाइन लिखा होता है, इज दैट ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब फॉलिंग नाइफ नहीं लेनी है और चलती बस में चढ़ना है, चलती गाड़ी चलती बस में चढ़ना है। और उसमें मौके बहुत मिलते हैं, कोई भी स्टॉक ऐसा रॉकेट की तरह ऊपर नहीं जा रहा है, बीच बीच में रिट्रेसमेंट्स देता है, डिप्स देता है, जहां पे आप उसको खरीद सकते हो। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी वी कैन फॉलो। विशाल जी, आपने बोला कि आप ट्रेंड को फॉलो करते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग रियलिस्टिक रिटर्न क्या है एक ट्रेंड में? अब ट्रेंड वो रिटर्न, जैसे हमने लास्ट ईयर हमारा सबसे बेस्ट ट्रेड या बेस्ट स्टॉक्स था REC PFC। अब 150-200 के 150-160 के अंदर ब्रेकआउट हुआ था, और तुरंत ही वो 300 हो गया, तो डबल हो गया। अब हमको लगा ये भी अच्छा रिटर्न है, और डेरिवेटिव्स में पोजीशन होती है, तो ठीक है, निकाल दिया। और फिर थोड़ा रिट्रेस होने के बाद वो आज 600 का भाव चल रहा है, 500-600 के बीच में। तो जब एक ट्रेंड पकड़ता है ना, तो जैसे बोलते हैं ना, फॉलिंग नाइफ शुड नॉट बी कॉट, वैसे टॉप को भी नहीं पकड़ना चाहिए। अगर ट्रेंड मिल जाता है, जैसे REC PFC की बात की, या जैसे टाटा मोटर्स की बात की, जो 4 साल पहले 200 का भाव था, आज 1000 के नजदीक है। तो ट्रेंडिंग स्टॉक में आपको 50%, 100% रिटर्न कुछ भी नहीं है। मतलब मुझे मालूम है, अगर मैं जब 50-100 की बात करता हूँ तो बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि हमको एवरेज, क्योंकि आप चलो 2 स्टॉक में अच्छा रिटर्न बना भी लिया, 4 स्टॉक में अच्छा रिटर्न बना भी लिया, लेकिन कुछ कुछ लॉसेस भी होंगे, आपके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर होंगे। तो एवरेज आउट अगर आप साल में 20-25% निकालते हो, जो कोई भी बिजनेस का उसूल है कि अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो एक 20-25% का रिटर्न हो गया, मार्जिन होगा, तो मैं इसको अच्छे से कर सकता हूँ। दैट इज माई स्टैंडर्ड। उससे ज्यादा मिल गया, दैट वुड बी अ बोनस। लाइक 2023 वाज ग्रेट, 2022 वाज ग्रेट, बट 2024 इज नॉट सो ग्रेट, जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे काफी सारे कारण है, जैसे इलेक्शन है, लीप ईयर है, नंबर 8 है। तो उस हिसाब से हमारे एक्सपेक्टेशन 24 के ऑलरेडी कम है। मेरे को 20% भी मिल गया ये साल में, तो ठीक है। उसके अंदर ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आ गए, नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी आ गए, विपस्टॉक्स भी आ गए, लॉसेस भी आ गया। अभी मान लीजिए हमने कोई स्टॉक आज 200 रुपए में पकड़ा, हाँ, क्योंकि आप तो लोगों को सिखाते भी हैं, आप टेक्निकल भी फॉलो करते हैं। अभी 200 वाला उसने 250 पे निकाल दिया, हाँ, और अभी आप ही ने बोला कि वो आज 600 पे खड़ा है, राइट। तो क्या 250 पे निकाल दिया तो वो 300 पे दोबारा फोमो में घुसे, या उसको पकड़ना चाहिए, या एक बार उसने अपना मन मुताबिक मुनाफा वसूल कर लिया तो उसे कहीं और दिमाग लगाना चाहिए रादर देन दिस? राइट। सो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने पूछा, कि बहुत हम सबके साथ ऐसा होता है, हम सबके साथ, क्योंकि फोमो होता है और वो मिस आउट हो जाता है। तो बेसिकली जब आप ट्रेड में अंदर जाते हो, जैसे बहुत तरह के ट्रेड्स होते हैं, जैसे एक डे ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, पोजिशनल ट्रेड हो गया, या लॉन्ग टर्म हो गया। स्विंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि तो अगर आप स्विंग, आपको पता है कि मैं स्विंग ट्रेडर हूं, जो मुझे 5 से 10 दिन 15 दिन से ज्यादा रुकना नहीं है, तो उसके अंदर जो मुझे मिला 200 का 250 मिल गया था, तो मेरा टारगेट हो गया। अब एज अ स्विंग ट्रेडर वही सेटअप वापस 350 में भी आ सकता है कुछ हफ्ते बाद, तो मुझे उससे नहीं है कि मैंने ये पहले 250 में लिया था, अब ये नया सेटअप, नया स्टॉक है, तो मैं स्विंग ट्रेडर के हिसाब से इसको फिर से 300, अगर वो 350 जाके दोबारा 300 पे ट्रेस करे, या 400 जाके, जो भी सेटअप में बैठता है, अगर सेटअप सही है। मतलब हमारे लिए जैसे बोलते हैं ना, दो मेन बॉस है, वन इज द सिस्टम एंड द सेटअप, कि ये जो सिस्टम बोल रहा है, सेटअप बोल रहा है, वो कर रहे हैं। और दूसरा बॉस हमारा है रिस्क मैनेजमेंट, कि हमारा समझो 50,000 का रिस्क है, या 25,000 का रिस्क है, या 1% का रिस्क है, जो भी है, वो रिस्क के अंदर जितना क्वांटिटी बैठेगा उतना ही करना है। अगर ये दोनों सिस्टम्स या डिसिप्लिन को फॉलो किया तो हम पैसा बनाएंगे। जब भी हम इस बॉस की बात या इस बॉस की बात नहीं मानेंगे, तब हमें नुकसान उठाना पड़ता है।
तो अभी आपने आपने बोला कि 20 to 25% इज अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एंड ईयरली रिटर्न, या करेक्ट? सो आपका एसएल कितना रहता है? आपने कोई स्टॉक लिया और वो नीचे आ गया, तो आप उसे कहाँ काटना पसंद करते ये हैं? सो हमारे लिए सिंपल एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो हम समझते हैं कि अगर मैं कोई स्टॉक लेता हूँ या कोई ट्रेड सेटअप ट्रेड करता हूँ तो मुझे एक पोटेंशियल टारगेट होता है। पक्का टारगेट तो किसी को नहीं पता है, बट एक पोटेंशियल टारगेट होता है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा। उसके सामने जो मेरा सेटअप है वो नेगेट कब होगा? नेगेट मतलब समझो मैंने ट्रेंड लाइन क्रॉस पे लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अब वो ट्रेंड लाइन क्रॉस नेगेट कब हो जाएगा? जब वो वापस ट्रेंड लाइन के अंदर चला जाएगा। तो वो लॉस कितना होगा? वो लॉस और पोटेंशियल टारगेट के बीच में मेरा 1:3 मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम, रेशियो ओके। होगा, तो ही मैं वो ट्रेड लूंगा। अगर उससे ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर 1:1 है या 1:2 है तो मैं उसके पीछे ज्यादा दिमाग खराब नहीं करूंगा। और इतने सारे स्टॉक है, स्पेशली एज अ स्विंग ट्रेडर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप समझो वो थोड़ा सा भी हाफ, मैं बोलता हूँ ना, व्हेन इन डाउट गेट आउट। तो कुछ भी डाउट है या नहीं जम रहा है, 100% नहीं लग रहा है, तो छोड़ दो, दूसरा ट्रेड मिलेगा। तो विशाल भाई, ये कैसे हम पता लगाते हैं कि 1:3 मिलेगा, 2 मिलेगा, 5 मिलेगा? देखिए, जब हम मान लीजिए, एक मैं उदाहरण लेता हूँ हाँ कि मान लीजिए हम रिलायंस का उदाहरण लेते हैं। मैं रिलायंस इसलिए नहीं कि ये कोई वो बाय सेल रिकमेंडेशन है, हाँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनी है, तो मैं इसलिए उसका राइट। उदाहरण ले रहा हूँ। आज उसका स्टॉक 2900 रुपये चल रहा है। अब अगर मुझे वो खरीदना है तो मैं उसका स्टॉप लॉस 100 रुपये लगाऊंगा, 300 रुपये कहूंगा, या 1:3 के हिसाब से ये यस बैठेगा, या मैं सिर्फ ये करूंगा कि एक बार वो मेरे रेट से ऊपर आ गया तो मैं कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा दूंगा, वो तो करना ही है। या कुछ, क्या मतलब उसमें कैसे हम ये 3 कैसे निकालेंगे? या सो जैसे हमारी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है। जैसे समझो हमारी जो मेन फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो RSI बेसिस है, ओके। और उस पे हम स्ट्रैटेजी का नाम है GFS, विच इज कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन। ग्रैंडफादर मतलब मंथली चार्ट, फादर मतलब वीकली चार्ट, और सन मतलब डेली चार्ट। अब ग्रैंडफादर फादर दोनों बुलिश है, मतलब 60 RSI के ऊपर है, मतलब वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। और डेली RSI जो 40 पे आता है, 40 सपोर्ट है उसका, 40 और 60 बैंडविड्थ हम लगाते हैं RSI पे, तो 40 पे आता है तो सपोर्ट लेगा। अब सपोर्ट में मैं बाय कर रहा हूँ, तो पहला जो ग्रीन कैंडल बनता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नल कैंडल या अलर्ट कैंडल, वो कैंडल के एंट्री, वो कैंडल हमारा एंट्री पॉइंट हो गया, उसके ऊपर उसके एंट्री, ऊपर एंट्री और करेंगे। उसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस है, तो वो एक कैंडल का रिस्क हो गया। अब मुझे पता है कि यहाँ से क्योंकि वो 40 तक आया है तो ऊपर उसका एक रेजिस्टेंस होगा, और वो रेजिस्टेंस उसका टारगेट बन जाता है जब वापस ऊपर जाएगा। तो अगर मेरा रिस्क अगर इतना है और रिवॉर्ड मुझे दिखता है कि इतना है, जो 1:3 विजुअली भी देख सकते हो कि ये अगर यहाँ से चलेगा तो वो ऊपर वाले लास्ट रेजिस्टेंस को मीट करेगा। बहुत बार उसके ऊपर भी चला जाता है और कभी कभी उधर नहीं भी जाके टर्न मार देता है। बट मैं जब सेटअप की बात करता हूं तो मुझे पता है कि चलो इसके अंदर इतना जगह है और इतना रिस्क है, तो वो 1:3 बैठता है तो मैं ट्रेड करता हूं। अब ये सारा एनालिसिस मैंने कर दिया, ये मेरा प्रोसेस है। और मेरा फेवरेट डायलॉग जो मैं हमेशा प्रोग्राम्स में बोलता हूँ इज फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट। तो प्रोसेस है कि आइडेंटिफाई किया, पहले तो टॉप डाउन अप्रोच किया। टॉप डाउन मतलब जो हमने अभी बात की कि सेक्टर अच्छा है, यस। समझो कि फार्मा सेक्टर अच्छा है, और ग्लेनमार्क फार्मा में मुझे GFS सेटअप मिल गया, तो उसमें एक कैंडल का रिस्क है और उसके नीचे स्टॉप लॉस समझो 50 रुपए का रिस्क है, और सामने रेजिस्टेंस 250 रुपए पे, तो 50 के सामने 250 1:5 हो गया, और ट्रेंड भी अच्छा है, सेक्टर भी अच्छा है, टॉप डाउन अप्रोच में भी है, तो प्रोसेस सब ठीक है। अब मुझे खाली उसको एग्जीक्यूट करना है। अब मैंने जब लिया और 50 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया, जैसे ही ऊपर ऊपर जाएगा, जैसे आपने बताया कि एक बार प्रॉफिट में आ जाएगा, उसको ब्रेक इवन से स्टॉप लॉस लगा देंगे, और फिर मेरा टारगेट हिट होता है। अगर टारगेट हिट होने पे अगर वो बेरिशनेस दिखाता है या रेड कैंडल दिखाता है तो मैं उसको एग्जिट करूंगा। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि सीधा सीधा निकल जाता है ऊपर, 250 की जगह पे 600 रुपया दे देगा, तो उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से मैं ट्रेल करूंगा। ओके। तो ऐसे जो मैंने अभी ट्रेड डिस्क्राइब किया, अगर मैं ऐसे 10 ट्रेड लेता हूं और 10 ट्रेड में से मैं समझता हूं कि मैं एवरेज ट्रेडर हूं, मेरे 5 ट्रेड गलत जाते हैं, 5 ट्रेड मतलब 50 रुपए का लॉस हो गया, 5 250 रुपए का, और 5 ट्रेड सही जाते हैं, उसमें 2 में 250 पूरा मिला, 2 में 100 ही मिला, लेकिन एक में 700 मिल गया। ये मिक्स ऑफ, बस ये प्रोसेस। अब मुझे कौन से वाले में 700 मिलने वाला है, कौन से वाले में स्टॉप लॉस ट्रिगर होने वाला है, वो तो मुझे पहले से पता नहीं है, नहीं तो मैं वही ट्रेड लेता हूँ। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये मेरा प्रोसेस को अगर मैं फॉलो करता हूँ और 10 ट्रेड में से मैं 50% के स्ट्राइक प्राइस पे काम करता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड को अच्छे से मेंटेन करता हूँ, तो 50% स्ट्राइक प्राइस पे भी मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ।
तो ये आप कैसे एनालाइज करते हैं कि अब ट्रेंड खत्म हो गया या ट्रेंड वापस आ गया, या कोई उसके लिए इंडिकेटर तो लगाते वही हैं, RSI से यूज करेंगे। ईएमआई लगाते हैं या कुछ या सो एक शॉर्ट टर्म ईएमए या शॉर्ट टर्म एसएमए में ज्यादातर एसएमए यूज ऐसे करता में हूँ। यूज करते हैं? तो एक मेरा स्टैंडर्ड एसएमए जो फेवरेट एसएमए है, मुझे लगता है वो सबसे पावरफुल है टेक्निकल 20 टूल्स में, इज 20 इज द मोस्ट पावरफुल टूल। यस। और अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक बहुत शार्प ऊपर जा रहा है और प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है तो 20 थोड़ा दूर हो जाएगा, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा नजदीक वाला यूज करता हूँ, विच इज 8 मूविंग एवरेज। या फिर अगर वो नहीं करना है तो एक टाइम फ्रेम लोअर में जाके हम यूज कर सकते हैं, जैसे आवरली, अगर मैं मंथली वीकली डेली पे कर रहा हूँ तो एक टाइम फ्रेम आवरली पे जाके उसका स्टॉप लॉस को टाइट कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे उसको जाने नहीं देना। सबसे बड़ी गलती है कि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आप प्रॉफिट देखने के बाद अगर लॉस करते हो तो वो सबसे बड़ी गलती, आया हुआ पैसा नहीं देना। आया हुआ पैसा जाने नहीं देना है। और स्पेशली शॉर्ट टर्म में मैं आपके व्यूअर्स को एक सजेशन देना चाहता हूँ और एक नगेट देना चाहता हूँ कि जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो ना, विच इज स्विंग ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग या BTST या जो भी है, उसमें अगर आप पैसा बनाते हो वो अपने आप में एक जीत है, राइट? तो आपको एंट्री जो है, आपका जो भी सेटअप है, मेरा GFS है, आपका कुछ भी है सेटअप, आप एंट्री आप सेटअप से करो, एग्जिट आप मॉनिटरी निकालो। ओके 5% मिला निकल जाओ, 10% मिला निकल जाओ, ऊपर जाएगा दूसरे को कमाने दो, क्योंकि आपके पास दूसरा ट्रेड दूसरे दिन आ जाएगा, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर। यही चीज अगर मैं पोजिशनल या लॉन्ग टर्म कर रहा हूं तो मैं नहीं, वहां पे मुझे होल्ड करना है लंबे टाइम के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में एंट्री सिस्टम से या सेटअप से और एग्जिट मॉनिटरी, अगर ये काम अगर ये ठीक कर दिया हमने तो काफी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को फायदा होगा। और अगर कोई देख रहा है, कमेंट कर रहा है नीचे, तो वो भी बताया कि कैसा लगा आपको। आजकल विशाल जी, जैसे ही हम ब्रोकर का अकाउंट लॉगिन करते हैं तो वहाँ एक सबसे पहले स्क्रीन आती है डिस्क्लेमर की हाँ, कि 9 आउट ऑफ 10 पीपल आर इन लॉस। यस, और वो सारे लॉस, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़ा समय हो गया मार्केट में, वो लोग ऑप्शन बाइंग में और बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर कर रहे हैं, राइट। क्योंकि वही एक इतना बड़ा पूल है जहाँ पे सबका पैसा खप जा रहा है। तो क्या आप भी ऑप्शन बाइंग करते हैं या सिर्फ आप फ्यूचर करते हैं, या ट्रेंड को जब पकड़ते हैं तो आप किस तरीके से ट्रेंड को पकड़ते हैं? मैं ज्यादातर फ्यूचर करता हूँ, ऑप्शन बाइंग करता हूँ, लेकिन बहुत साल में ऐसा 2-3 बार जब मौका मिलता है। और मैं जब ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो मैं वो 1-2 दिन या 1-2 घंटे के लिए नहीं करता हूँ, मुझे कुछ वो उसमें भी स्विंग टाइप पोजिशन मिलता है, जैसे ये यहाँ से 5-7 दिन या 10 दिन तक रुक सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तो मैं ट्रेड करूंगा। वो बहुत कम ट्रेड होते हैं मेरे, और उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिठा के, ऐसा नहीं कि ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग में लोग और रिटेल पब्लिक या कैसे ट्रेड करते हैं। मैंने खरीदा, चला तो चला, नहीं तो जीरो नहीं करना है। अगर मैंने कोई सेटअप से लिया है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा, RSI है या ट्रेंड लाइन है या जो भी सेटअप है, अगर वो सेटअप निकल जाता है, समझो तो फिर RSI, तो फिर मुझे भले वो मैंने 10 रुपए में लिया, अभी मैं उसको 2 रुपया भी मिल रहा है तो मैं 2 रुपया तो ले लूंगा। वो जो मेंटालिटी ना, जीरो होने दो, वो गैम्बलर मेंटालिटी है कि हमको ऐसा अंदर से उम्मीद होता है कि वो लास्ट दिन पे कुछ तो ऐसा तूफानी मूव कर देगा और मेरा 2 रुपए वाला 500 रुपया हो जाएगा। दैट्स अ होपफुल थिंग। ग्रीड, होप एंड फियर। प्रैक्टिकल सोचना है कि अभी ये इसका 2 रुपया मिल रहा है, वो मैं ले लूं, अगले ट्रेड में मेरे को वो 2 रुपया काम आएगा। ये आप बनिए बुद्धि चलानी पड़ती है। ट्रेडिंग कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप जहां जहां पे कॉस्ट को बचा सकते हो, समझो ये मैं स्टूडियो लेके बैठा हूं, ये मेरा खर्चा है, तो मैं अगर ये लाइट अभी मुझे जरूरत नहीं तो मैं बंद कर दूंगा, उसका उतना बिल आएगा। वैसे ही अगर, क्योंकि खर्चा कंट्रोल करोगे तो बिजनेस में ग्रोथ होगी। तो आप इसी तरह से ट्रेडिंग को भी एक बिजनेस की तरह लो। और हमारा सबसे मेन खर्चा क्या है ट्रेडिंग में? हमारा लॉस। और तो कोई खर्चा नहीं है, ना तो मेरे को कोई ऑफिस चाहिए, ना कोई आदमी चाहिए, ना कोई सिस्टम चाहिए, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मेरे मोबाइल से ट्रेड कर रहा हूं, मैं लैपटॉप से ट्रेड कर रहा हूं, तो आपको कोई खर्चा नहीं है, खाली एक ही खर्चा है, वो है लॉस। और लॉस को जितना कंट्रोल कर सकते हो, जहां जहां पे कंट्रोल कर सकते हो, करते रहो। और वही लेसन मैंने, सबसे बड़ा लेसन, सबसे बेस्ट लेसन जो सीखा था जब मैं 16 साल का था, वो आज भी मुझे काम आ रहा है। वो जो ऑफिस में मैं जाता था, जो बता रहा था स्टॉक मार्केट के, रोटुंडा बिल्डिंग है, वो जो टावर है बड़ा 20 माले का, उसके आगे जो राउंड सर्कल है वो 7 फ्लोर्स का है। उस 7th फ्लोर पे मैं जाता था वहाँ पे, तो वहाँ पे एक ऑफिस में से बहुत सारे लोग ट्रेड करते थे, मेरे अंकल के साथ मैं खड़े रह के देखता था। तो वो एक सीनियर अंकल ने मुझे बताया एक बार बुला के कि बेटा इधर आओ, क्या कर रहे हो? तो मैंने बोला सीखने की कोशिश करो। तो तुमको क्या लगता है इधर सब पैसा बना रहे हैं? बोला हाँ, आप ही तो सजेस्ट कर रहे हो। बोला कोई बात नहीं मानता है, सब अपना ही करते हैं, ये लोग अगले साल नहीं रहेंगे,
सब अकाउंट साफ करके चले जाएंगे, नए लोग आएंगे, कुछ कुछ एक दो जन रह जाएंगे, बट मैं यहाँ पे सालों से खड़ा, उसके पीछे एक राज है, एक सीक्रेट है, एक थंब रूल है। आपको सिखाता हूँ, अगर आप ये सीख गए तो आप लंबी रेस का घोड़ा बनोगे। और वो रूल आज तक मुझे याद है, उन्होंने बताया, मुझे लगा कि कुछ बड़ा टिप मिल जाएगा, बट उन्होंने बताया कि लर्न टू बुक और लॉस। यस, वेरी ट्रू। लॉस बुक करना सीख जाओगे तो ये बिजनेस में टिकोगे तो पैसा बनेगा। और फिर और एक उन्होंने एक डायलॉग मारा जो मुझे अभी दिमाग में छप गया है कि या तो उंगली काट, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। राइट, तो ये अभी आज 27 साल हो गए मुझे ट्रेड करते हुए, उसमें बहुत बार उंगली काटी, कभी कभी कलाई भी काट दी, लेकिन गला नहीं काटने दिया। और इतने सालों में इतने लोगों को देखा है कि एक ट्रेड में कभी एक ही स्टॉक में गला कट जाता है, पूरा इस पोर्टफोलियो वैनिश हो हाँ। जाता है। तो अगर आप उंगली काट सकते हो बार बार, मैं हमेशा बताता हूँ कि हम लोग कोई मैच खेल रहे, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारे पास एक लिमिटेड ओवर होता है इतना रन बनाने का, एक 2020, एक वनडे है, एक टेस्ट मैच है। बट ये जो मैच हम खेल रहे हैं ये लाइफ टाइम है, कभी बंद नहीं होता है। स्टॉक मार्केट कोविड में भी एक भी दिन बंद नहीं था। एक भी दिन बंद नहीं हुआ। तो ये एक ही बिजनेस है जो लाइफ टाइम चल रहा है। और हमारी इसमें विकेट क्या, हमारा कैपिटल, हमारी कैपिटल गई तो हमारी विकेट गई, फिर रन बॉल तो रोज आ रही है। तो दिस गेम इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, दिस गेम इज अबाउट सर्वाइविंग इन द बिजनेस। और जो ज्यादातर यंगस्टर्स, ज्यादातर जो लोग देख रहे हैं, उनको ये सीख है कि पैसा बनाने की लालच से अंदर आते और उसके चक्कर में लॉस हो जाता है। आप पैसा बनाने का सोचो ही मत, आप ये सोचो कि मैं 2 साल मार्केट में टिक जाऊं, 3 साल मार्केट में टिक जाओ बिना कोई लॉस किए या छोटा लॉस किए, तो आप गेम को समझने लगोगे। गेम को समझ में लगोगे तो धीरे धीरे पैसा बनने लगेगा। लेकिन सबको इंस्टेंट चाहिए और रातों रात पैसा बनाना है, उसमें चक्कर में प्रॉब्लम होती है। आजकल मैं देख रहा हूँ जितने नए यंग लोग आ रहे हैं, जो नए नए लोग आ रहे हैं, जिसमें से कि एक मैं खुद भी हूँ, सब लोग ऑप्शन सेलिंग करके बैठ जाते हैं और वो धीरे धीरे ठीटा डिके होता है उसको खाते रहते हैं। तो क्या आप इस तरह की ट्रेडिंग को ठीक समझते हैं? कोई भी ट्रेडिंग को आप सिस्टमैटिकली कर सकते हो, रूल बेस्ड वन, और आप उसको डिसिप्लिन से फॉलो कर सकते हो, और उसके पीछे का लॉजिक पता होगा कि क्यों ये चलता है और क्यों नहीं चलता है और कहाँ मुझे उंगली काटनी है, वो अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो। ऑप्शन राइटिंग, ऑप्शन बाइंग, फ्यूचर ऑप्शन, कैश फ्यूचर, जो भी है। अगर आपको रूल्स नहीं पता है तो फ्यूचर भी डेंजरस है, कैश भी डेंजरस है, ऑप्शन भी डेंजरस है, राइट। और ऑप्शन राइटिंग जो ये अगर आंख बन के कर रहे हो ना, मुझे बहुत सालों पहले किसी ने सिखाया था ऑप्शन राइटिंग के बारे में, कि अगर आप हर महीने ऑप्शन राइट करते हो, हर महीने, और आप 30 महीने तक कमाते हो, बट वो 31वां महीना होगा जिस दिन जैसे इलेक्शन वाला गैप डाउन या गैप अप खुला, वो आपके 30 महीने का इनकम लेके जा सकता है। तो अगर आपको स्टॉप लॉस नहीं पता है तो आपको ये नहीं करना चाहिए। वो दिन कब आएगा वो किसी को नहीं पता है, राइट। सो अगर आपको आपका रिस्क मैनेजमेंट पता है, आपको पता है कि कब ऑप्शन राइट करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। अभी एक बार ऐसा हुआ भी था, शायद आपने देखा हो, सेंसेक्स का कुछ ऑप्शन था, वो 10-12 रुपए वाला, वो 1000 रुपए तक चला गया था स्पाइक ट्रेड में, स्पाइक ट्रेड में। हाँ। तो वो होता है। अगर आप, मतलब वही मैं बता रहा हूं कि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझना बहुत जरूरी है, और ये इसका जो रिस्क है वो आप झेल सकते हो। अब काफी लोग ने समझो 15 महीने 2 साल पैसा बनाया और वो गवा दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने शुरू किया और ऐसा बड़ा हादसा हो गया तो आप स्टॉक मार्केट से सीधा बाहर हो जाओगे। तो गेम को समझना इंपॉर्टेंट है। जब तक गेम समझ में ना आए तब तक आप कुछ ना करोगे, खाली जैसे बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग, मॉक ट्रेडिंग, गेम को देखो, फिर आप कभी मार्केट बंद नहीं होगा। नए नए इंस्ट्रूमेंट चालू ही हो रहे हैं, नए नए मार्केट भी है, मतलब करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले समझ लो। विशाल जी, एक बहुत क्विक सा क्वेश्चन, कोई एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी जो आप फॉलो करते हो या आप सिखाते हो अपने कोर्स में, या जो आप समझते हैं कि मेरी ऑडियंस को इससे बेनिफिट मिल सकता है? यस, 2 स्ट्रैटेजी में सबसे ज्यादा सिखाता भी हूँ और सबसे ज्यादा ट्रेड भी करता हूँ, और सबसे ज्यादा मेरे वीडियोस भी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जी। मेरे यूट्यूब चैनल पे कुछ 1400 वीडियोस है, हर हफ्ते में 2 वीडियो डालता हूँ। उसमें सबसे फेवरेट जो शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग की जो स्ट्रैटेजी है वो है GFS, ग्रैंडफादर फादर सन, राइट। ग्रैंडफादर मतलब मंथली चार्ट 60 के ऊपर होना चाहिए, RSI 60 के ऊपर, मतलब वो बुलिश है। वीकली चार्ट 60 के ऊपर होना चाहिए, मतलब वो भी बुलिश है, ग्रैंडफादर फादर। और सन मतलब डेली चार्ट। जब डेली चार्ट में करेक्शन आता है और वो 40 RSI पे आ जाता है, 40 के ऊपर, वहां पे उसको सपोर्ट मिलता है और ग्रीन कैंडल बनता है, दैट्स माय फेवरेट स्ट्रैटेजी। इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मेरे मिल जाएंगे, ये मेरी सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी भी है। और इसके ऊपर हमारी एक मंथली मेंबरशिप भी है, ट्रेडिंग इनर सर्कल करके, खाली एक ही स्ट्रैटेजी पे। जैसे हमेशा बताता हूँ कि गो डीप नॉट ब्रॉड,
ब्रूस ली का एक स्टेटमेंट है कि आई एम नॉट फियरिंग द पर्सन हु हैज डन 10,000 किक्स 10,000 बट आई एम फियरिंग द पर्सन हु हैज डन वन किक 10,000 टाइम्स। 10,000 तो मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। और दूसरी जो मेरी सिंपल सबको पता है स्ट्रैटेजी है, वो बोलते हैं कप स्ट्रैटेजी, जो बहुत सालों के बाद कप के बाद ब्रेकआउट आता है। वो ब्रेकआउट जैसे RECPFC भी लास्ट टाइम हमने वैसे ही लिया था, टाटा मोटर्स भी, DLF, मतलब ज्यादातर कप्स में ही ट्रेड करता हूँ, फ्यूचर हो या कैश हो। अभी अगर रिसेंटली एक उसमें आया, वो भी बहुत अच्छा चला है स्टॉक, यही जो कप वाला है, वो कार्ड, यस, वो अभी फार्मा सारे में। काफी सारे फार्मा में कप यस, ब्रेकआउट है। तो कप स्ट्रैटेजी कैश के लिए मतलब एकदम बोलते हैं ना मेरे वरदान है। ब्रह्मास्त्र है, रामबाण। रामबाण ब्रह्मास्त्र डॉक्टर जो भी बोल, मॉर्फिन भी इसी में फॉर्मेशन हो रही है। बहुत सारे स्टॉक्स है और ये एकदम सिंपल है। बट खाली इसमें एक ही चैलेंज का आता है, पता है, साइकोलॉजी पे, क्योंकि आप खरीद कहाँ पे रहो, सबसे ऊपर खरीद रहे हो। कब जब बन रहा है ना, तो खरीदने में क्या प्रॉब्लम है, वो कितने साल तक कब बनेगा, कितना कंसोलिडेट करेगा, वो पता नहीं है। लेकिन एक बार वो ब्रेकआउट देता है कप के ऊपर, भले वो फिर वो 5 साल का कप हो या 10 साल का कप हो, तो वो ब्रेकआउट देने के बाद फास्ट ऊपर जाता है। और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, क्योंकि वो ब्रेकआउट है, अगर उसके नीचे चला गया तो फॉल्स ब्रेकआउट हो गया, तो निकल जाना है। लेकिन अगर चल गया तो बहुत काफी अच्छा रिटर्न देता है। एंड दैट्स द बेस्ट स्ट्रेटजी एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी कैन फॉलो। कौन से टाइम फ्रेम पे कप सबसे ज्यादा वर्क करता परफेक्ट, है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि कप एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, लॉन्ग टर्म पैटर्न है, तो ज्यादातर मंथली चार्ट पे ही देखना चाहिए। और इसमें मेरा एक कोट है विच सेज लॉन्गर द कप स्ट्रॉन्गर द मूव। तो मेरे पास एक स्टॉक है जो 5 साल का कप है और एक स्टॉक है जो 15 साल का कप, तो मैं 15 साल वाले कप को लूंगा, क्योंकि वहां पे वो 15 साल के बाद ब्रेकआउट दे रहा है, तो वो और जोर से जाएगा। अगर आप चार्ट्स देखोगे RECPFC का, जो 15 साल के कप्स थे और 150 के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट हुए, एक साल के अंदर 600 हो गए, में डबल हो जाता है वहां से। डबल ट्रिपल, अब उसके मल्टीपल टारगेट्स है, उसको बोलते हैं मल्टी बैगर स्टॉक्स। अगर आप बाहर का जो गोल्ड है उसको देखोगे, तो उसने भी वही कप बना के मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया था $2,1800 पे, यस, जो अब 24-2500 चल रहा है। यस। अब मैं एक और इसके अंदर और फाइन ट्यून ऐसे कर सकते हैं कि ये जो स्टॉक कप पैटर्न है, जो मैं जहां से मैंने सीखा है कि वो ज्यादातर इंडिविजुअल स्टॉक्स पे अप्लाई ज्यादा होता है। कमोडिटी, करेंसी या निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कप पैटर्न दिखेगा, लेकिन उस तरह का मूवमेंट नहीं आएगा जैसे स्टॉक्स में आता है। जैसे आपने बताया गोल्ड में परफेक्ट है, लेकिन वो 20% 25% बढ़ा, लेकिन स्टॉक्स 100, डबल 200, एक्स, 300, 400% भी बढ़ सकते हैं। तो वो जैसे सबसे सिंपल और जैसे वो सबसे कार्ड आसान। फार्मा 270 के बाद ₹1,000 पहुंच गया। परफेक्ट। वैसे विशाल जी, ये तो हमने ये बात करी कि जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं हम उन्हें कैच करें और उसमें हम मूवमेंट लें। एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है, वो ये है कि जैसे इलेक्शन डे था, इलेक्शन डे पर बहुत सारे स्टॉक्स बहुत नीचे उन्होंने मतलब बहुत नीचे आए, तो उसमें क्या कॉन्ट्रा ट्रेडिंग करनी चाहिए कि अगर कोई अच्छी कंपनी है, से फॉर HDFC बैंक है, अभी वो ट्रेंड में नहीं है बैंकिंग सेक्टर, लेकिन एट पॉइंट ऑफ टाइम हमें वो एक अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, तो शुड वी बाय इट और शुड वी नॉट बाय इट? okay, so 2-3 आंसर्स टू दिस क्वेश्चन। वन इज दैट अच्छी कंपनी वो है जो मेरे सेटअप में आती है। HDFC अगर मेरे सेटअप में आती नहीं है तो वो अच्छी मतलब कंपनी उसकी नहीं। एज से वो अच्छी नहीं हो रही। उसकी एज से, उसके बैलेंस शीट से, उसके पोर्टफोलियो से, उसके हम तो फंडामेंटल देखते ही नहीं। तो वो एक पहला आंसर हो गया कि अच्छी कंपनी का डेफिनेशन मेरे लिए वही है जो मेरे सेटअप में आ रही है, वो मेरे लिए अच्छी है और उसकी ट्रेंड है, वो कब पैटर्न है या जो भी पैटर्न है। दूसरी, ये जो इलेक्शन की बात की, अगर आप, मैंने ना 3, 4, 5 जून जो इलेक्शन के दिन थे, मैंने यहाँ पे लाइव ट्रेडिंग की थी, लाइव मार्केट में स्टूडियो से कुछ 20,000 लोग एक साथ जुड़े थे। और 3 और 4 तारीख उनको लगा कि मैं कुछ बड़ा ट्रेड देने वाला हूँ। उनको क्या बताया मालूम है, 3 और 4 को कोई कुछ ट्रेड नहीं करेगा, हाथ भी नहीं लगाएगा, भले कितना भी ऊपर जाए। सर आपने तो, अरे गैप अप खुल गया, ऊपर हो गया, आपने कुछ बताया नहीं ट्रेड, मतलब मत करो। ये लेसन भी मुझे बताया कि नेवर ट्रेड ऑन इवेंट्स। साल में ऐसे 2-3 इवेंट होते हैं, तीन तरह के इवेंट्स होते हैं। वन इज माइनर इवेंट्स, वन इज मेजर इवेंट्स एंड वन इज मेगा इवेंट। माइनर इवेंट्स जो हर वो क्वार्टरली में वो FII डेटा आता है, कुछ RBI पॉलिसी होती है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, माइनर इवेंट्स। मेजर इवेंट्स बजट साल में एक ही बार आता है, और मेगा इवेंट इलेक्शन 5 साल में एक बार आता है। तो जितना बड़ा इवेंट होगा उतना मैं मार्केट से दूर रहता हूँ। तो 4 तारीख तक हमने कुछ नहीं किया, ऊपर भी गया तो मिस हो गया, अरे फोमो हो गया, करे रह गए, और नीचे भी गया तो बोला बच गए। मैंने बोला किसी को ट्रेड नहीं करना। आप 4 तारीख का चार्ट देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी का, कहां पे जब नीचे आया तो कहां पे रुका, बहुत नीचे, 40 RSI पे। अच्छा 40 RSI पे। और उस टाइम पे मंथली, वीकली और डेली वो परफेक्ट ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रेटेजी पे बैठा, और 5 तारीख को उसमें बाय सिग्नल जनरेट हुआ।
अब इतना खाली 2 दिन अपने आप को कंट्रोल कर लेते, वो ट्रेड नहीं करते, वो फोमो में नहीं जाते, टीवी नहीं देखते, तो बहुत सारा पैसा बहुत लोगों का बच जाता था। लेकिन वो फोमो अभी इतने साल हो गए, इसलिए अभी वो फोमो नहीं होता है कि मुझे पता है कि इतने सारे 6 इलेक्शन देखे मैंने, तो क्या होता है एग्जिट में। ये बात 3 तारीख के वीडियो में भी बताई थी कि एग्जिट पोल और रियल पोल में बहुत फर्क बहुत हो फर्क सकता है, हो और सकता है। एक्चुअली हुआ। काफी हुआ है। अल्टीमेटली वही गवर्नमेंट आई, लेकिन लोगों का अकाउंट साफ हो गया, क्योंकि आपने वो 2 दिन कंट्रोल नहीं किया। अगर 5 तारीख का चार्ट, कोई भी चार्ट देख लो आप, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, परफेक्ट जीएफएस पे आके रुका है, और वहां से एकदम स्मूथ 22,000 वाला 24,000 निफ्टी हो गया। अभी विशाल जी, मैंने कुछ ओवरहर्ड किया कि आप शायद 8 और कुछ अंक ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी और ये कह रहे थे, तो क्या वाकई में ये एस्ट्रोलॉजी फर्क करती है, इम्पैक्ट करती है ट्रेडिंग पे? और अगर करती है तो ये क्या फुल मून, अमावस्या और इन सब का भी कोई इम्पैक्ट होता है? यस, ये थोड़ा सा या कंट्रोवर्शियल ये हो एक सकता है। जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ा नहीं है, ये गेन थ्योरी जो है, क्या वाकई में ये फर्क करती है? क्या ऐसा होता है कि साल में पहले से ही डेट्स निकाल दी जा सकती हैं कि इस दिन बाजार गिरेगा, इस दिन बढ़ेगा, या उसका इम्पैक्ट आएगा? यस, सो 2-3 आंसर इसके भी है कि एक तो पहला कंट्रोवर्शियल हो सकता है, जी क्योंकि जी मैंने बहुत जगह पे बोला और काफी लोग बाद में ट्रोल करते हैं, लेकिन आप ये समझो कि टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है, जी न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, जी, और एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, और सालों साल से चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नया निकला है अभी। बिल्कुल। तो अब मेरी शादी भी कुंडली देख के हुई है, और अच्छा हुआ देखी, मेरे को ऐसा लग रहा है, तो अच्छे से ही हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो साइंस है, जहाँ पे ये जो 14 दिन का आरएसआई है, 14 दिन का एडीएक्स है, जिस वेल्स वाइल्डर ने जिसने आरएसआई एडीएक्स बनाया, ये 14 दिन का पीछे का महत्व क्या पता है आपको? लूनार साइकिल। लूनर साइकिल। तो अगर वो आदमी जो आरएसआई डिजाइन कर रहा है या एडीएक्स डिजाइन कर रहा है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर टूल है, टेक्निक है आज के टाइम पे, और मैं इसको इतना यूज कर रहा हूँ, और वो अगर लूनार साइकिल को मान रहा है कि 14 दिन में हर 14 दिन में कुछ मूवमेंट चेंज होती है, तो मैं उसको क्यों कॉन्टेस्ट करूंगा, राइट? तो मैं बिल्कुल मानता हूँ, और आप मेरा तो मुंबई में रहते, तो हाई टाइड लो टाइड आपके यहाँ होता ही है। सब कुछ होता है, और न्यू मून फुल मून भी मानते हैं हमारे, तो मतलब उस दिन टाइम साइकिल्स अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और जैसे लोग प्राइस की बात करते हैं कि प्राइस इधर तक जाएगा, प्राइस उधर तक जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो चार्ट 2 तरह से बनते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हम खाली प्राइस वाला देखेंगे तो आधा ही देख रहे हैं, दूसरा टाइम एक्सिस भी है, तो टाइम को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और उसके बहुत सारे टाइम साइकिल्स आप गूगल करोगे तो बहुत सारे टाइम साइकिल्स है। जैसे एक 54 साल का साइकिल है कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्ट साइकिल, एक इलेक्शन साइकिल, यूएस इलेक्शन साइकिल होता है जो हर 4 साल में होता है, एक 9 साल का साइकिल। अब मैं ये सब पढ़ा है, ज्ञान वैन जो आपने बताया, लेकिन मैं हमेशा, मेरा मकसद ये रहा था कि थियोरी बहुत पढ़ी है, इतने सालों के, इतने लोगों से सीखा, इतनी किताबें, 400-450 किताबें पढ़ी है स्टॉक मार्केट पे। लेकिन आप साइकिल्स को तो मानते हैं? साइकिल्स को 100% मानता हूँ। इनफैक्ट मेरा मास्टर क्लास भी होता है टाइम साइकिल्स पे। उसमें से 2-3 चीज जो काम आती है, वो है, मैं जो मेन मानता हूँ वो है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स होता है 21-22 मार्च को या 21-22 सितंबर को, साल में 2 बार होता है। तो 2 इक्विनॉक्स और 2 सोल्स्टाइस होते हैं। तो ये 2 इक्विनॉक्स जो आते हैं, एक मार्च में और एक सितंबर में, उस टाइम पे बड़ा ट्रेंड चेंज होता है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आप खुद ही बैक टेस्ट कर सकते हो, राइट? अब मेरे लास्ट 3 साल के सबसे बेस्ट ट्रेड इक्विनॉक्स सितंबर में हुए, जो अभी अगले हफ्ते आ रहा है, तो मैं उसकी वेट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां से ट्रेंड, और ऐसा जरूरी नहीं कि मैं चलो 21 सितंबर आया तो जो भी ट्रेंड चल रहा है उल्टा काम कर दो, ऊपर है तो शॉर्ट कर दो, नीचे है तो लॉन्ग कर दो। प्राइस एंड टाइम शुड मीट टुगेदर, मतलब आपके पास कंफर्मेशन आना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अगर मेरे पास डेट भी है और प्राइस का कंफर्मेशन आता है कि चलो बेरिश कैंडल बना, या आरएसआई में रेंज शिफ्ट हो गया, और आज डेट भी सही है, तो इसका इफेक्ट बड़ा होगा। तो ये मुझे एक एडेड एडवांटेज देता है मेरे ट्रेड करने में। तो मैं उस डेट पे, अगर मैं जनरली 2 लॉट करने वाला हूँ तो मैं 4 लॉट करूंगा, क्योंकि डेट भी सही है। एक और कंफर्मेशन, हम लोग क्या देखते हैं, सपोर्ट पे है, मोमेंटम डाइवर्जेंस है, वॉल्यूम डाइवर्जेंस है, या पैटर्न भी सही है, सेक्टर भी सही चल रहा है, ये सब कंफर्मेशन लेते हैं। अगर प्राइस का टाइम का कंफर्मेशन आ गया, तो ये एक और कंफर्मेशन हो गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा, तो मैं क्वांटिटी ज्यादा कर सकता हूँ। तो ये डेफिनेटली चलता है, जिसको कॉल्ड इक्विनॉक्स साइकिल। कुछ एनिवर्सरी डेट्स होते हैं, एनिवर्सरी डेट जैसे हमारे बर्थडेज और एनिवर्सरीज होते हैं, हर साल मनाते, कभी बड़े धूमधाम से मनाते, कभी छोटे तरीके से मनाते। वैसे अगर आप देखो 28 अक्टूबर, ये सबसे बड़ा क्रैश हिस्ट्री में हुआ 1929 में।
20th October. 28th to 8 To 8. October 1929. 1987 सेम डेट, 2008 सेम डेट, सेम डेट। क्या ये कोइंसिडेंस है? टाइम साइकिल, एनिवर्सरी डेट है। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर 28 अक्टूबर पे बड़ा धमाका होगा, लेकिन अगर उस डेट पे मुझे कोई सिग्नल मिलता है तो मैं उसको बिल्कुल मिस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हिस्ट्री क्या है। अगर हो सकता है बड़ा हुआ तो मैं बड़ा ट्रेड कर सकता हूं। तो ये जो एडेड इंफॉर्मेशन है, उससे आपका ट्रेड का जो रेटिंग है या जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। अब हमारा काम एज अ टेक्निकल एनालिस्ट क्या है? बेसिक टेक्निकल एनालिसिस का काम क्या है? पैटर्न्स को देखना। अब यहाँ पे स्क्रीन पे भी कुछ पैटर्न्स है, हर एक स्क्वायर के बाद एक स्क्वायर के बाद एक स्क्वायर, ये पैटर्न है। तो हम अगला पैटर्न प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और प्रिडिक्ट किया तो सही हुआ, नहीं हुआ तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। अगर मैं जानता हूं कि जैसे अभी आपको और एक बता दूं कि लीप ईयर है, हाँ लीप ईयर के 2028 नंबर भी है 2024 actually. लीप ईयर है। अब 2024 लीप ईयर मतलब लीप ईयर का क्या कनेक्शन? तो मैं कुछ नहीं देख रहा, पैटर्न देख रहा हूं। 1992 लीप ईयर हर्षद मेहता स्कैम, 2000.com बबल, 2008 सबप्राइम क्राइसिस, 2016 डीमोनेटाइजेशन, 2020 कोविड, और 2024 जहां पे 2 इलेक्शन है, यूएस और इंडिया के, और 50 और कंट्री में भी इलेक्शन है। अपने तो 2 बड़े सबसे है ही, 50 कंट्री में इलेक्शन है, और लीप ईयर भी है, और नंबर 8 भी है। इसीलिए जनवरी से मैं बता रहा हूं मेरे वीडियोस में कि ये साल में एक्सपेक्टेशंस को कम रखो, खाली विकेट बचा के रखो। ये साल टिक भी गए ना तो भी ठीक है, अगले साल पैसा बनाएंगे। सो ये इंफॉर्मेशन जब हो जाती है तो आपको एडेड एडवांटेज बन जाता है। अगर आपने 23 में अच्छा पैसा बनाया तो आप सोचते हो कि मैं 24 में उससे ज्यादा बनाऊं। हर एक बिजनेसमैन का थिंकिंग वही रहेगा, बट 24 में वैसे मौके नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, 2 बार बजट हो गए, 2 इलेक्शन है, लीप ईयर है, वॉलेटिलिटी है, सब कुछ हो रहा है। तो मैं अपना पहले से, अगर मेरा एक्सपेक्टेशन कम है तो मैं उस हिसाब से ट्रेड कर रहा हूं कि मेरे को खाली बच के रहना है। मैं रिटर्न नहीं बनाऊंगा, अगले साल बना लूंगा, सीजनल बिजनेस है। तो ये मेरा टेक है। मैं ज्यादा डीप में वो इतना भी स्टडी नहीं कर रहा हूं कि आप लॉक हो जाओ कि हर दिन को, हर घंटे को मैं एनालाइज करूं, लेकिन मेरे लिए डेट्स इंपॉर्टेंट है। 23,000 करोड़ मंथली से पा रही है, तो क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में ही रहेगा, नीचे नहीं आएगा? ऐसा कभी हुआ ही नहीं है हिस्ट्री में। कितने भी अच्छे पैसे आ जाए, एफआईए से आ जाए, डीआईए से आ जाए, सिप से आ जाए, मार्केट साइकिल है अपने आप में। जैसे दिन और रात की साइकिल है, गम और खुशी की साइकिल है, वैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की साइकिल होनी है। अब कारण कब कैसे आ जाएगा, कोविड को किसी को पता नहीं था, आ गया और डाउन ट्रेंड हो चुका। सब प्राइम क्राइसिस लग नहीं रहा था, स्कैम हो गया, आ गया। डिमोनेटाइजेशन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया, तो वो साइकिल अगर ये समझ लिया छोटा मोटा पॉइंट भी ट्रिगर होके वो हाँ, बड़ा क्रैश आ सकता है। जब मार्केट को घूमना है वो घूमेगा ही। और ऐसा कोई भी नहीं है कि इट्स गोइंग टू द मून। ऐसा कोई भी स्टॉक या कोई मार्केट ट्रेंड नहीं है जो हमेशा ऊपर। जैसे कभी कभी वो चांदी ऊपर गई थी, सिल्वर 70,000, तो बोले 1 लाख हो जाएगा, 1.5 लाख हो जाएगा, वो गिर के 50,000 40,000 हो गई। क्रिप्टो करेंसी, वो बिटकॉइन बोले कि 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा, वो भी गिर के आधा हो गया, फिर से वापस ऊपर। तो वो ट्रेंड ही है। मतलब अगर आप मार्केट को समझ रहे हो एज ए टेक्निकल एनालिस्ट, दोनों तरह के ट्रेंड होते हैं और वो होने ही वाले। अगर वो दिमाग में है तो आप ऐसा कभी सोचोगे ही नहीं कि ये तो ऊपर ही जा रहा है। इसीलिए हमेशा एक स्टॉप लॉस या फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, दोनों में से एक चीज होना ही चाहिए। तो अभी जैसे हम सितंबर में हमारा ये शो हो रहा है, तो टिल दिसंबर क्या क्या इवेंट्स ड्यू हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक उनमें? सबसे बड़ा इवेंट है यूएस इलेक्शन। तो 28 अक्टूबर को मतलब हम लोग अलर्ट रहे सारे लोग। सचेत रहे। हाँ, वो डेट भी वही है और यूएस इलेक्शन की नजदीक है, सेम 28। तो फिर तो धमाका हो ही सकता है। अब इसको बोलते हैं ट्रेंड चेंज डेट। तो जरूरी नहीं है कि वो, मतलब जो ट्रेंड उस टाइम पे चल रहा है वो चेंज हो सकता है। तो अगर वो ऊपर की तरफ चल रहा है और उधर एक रिवर्सल सिग्नल मिला मुझे उस दिन पे, तो वो एक बड़ा ट्रेंड चेंज हो सकता है। और अगर नीचे चल रहा है और वहां पे एक बुलिश सिग्नल मिला, तो वो एक बड़ा ट्रेंड चेंज टुवर्ड्स अप हो सकता है। तो वो डेट में ऐसा पर डे ये दिन ऊपर जाएगा, वो दिन नीचे जाएगा, वैसा नहीं। डेट्स इंपॉर्टेंट है, उस दिन पे सिग्नल क्या मिल रहा है। अल्टीमेटली प्राइस इज सुप्रीम, भाव भगवान से, भाव पे सिग्नल मिलेगा तो ही एक्शन करना है, लेकिन डेट का एक सहारा मिल जाता है कि ये एडेड कॉन्फर्मेशन हो गया। विशाल जी, जैसे आपने टाइम साइकिल्स के बारे में बताया, आपने पैटर्न्स के बारे में बताया कि मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। मुझे ये पूछना है कि जैसे आजकल एआई इंटरवेंशन भी हो गई है, मशीन्स काफ़ी हद तक ट्रेड लेती हैं, ठीक है, ह्यूमन उसमें सेट करके रखता है तो ही मशीन ट्रेड लेती है, लेकिन उस केस में इमोशंस नहीं होते हैं, वो तो एक प्रॉपर एसएल और टारगेट हो गया और सेट कर दिया। तो क्या इस चीज़ से पैटर्न्स का फॉर्म बदल सकता है इन द नियर फ्यूचर या नहीं बदल सकता है, बिकॉज ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है उसमें? हाँ, सही, आपका भी ये सही सवाल है। और
AI बहुत हद तक आ रही है, सब जगह पे आ रही, खाली ट्रेडिंग में नहीं। बट मैं समझता हूँ कि अगर मैं 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसमें से कितने लोग AI को यूज करते होंगे, कितने लोग AI पे डिपेंड भी करेंगे, कितने लोग AI को रेजोनेट कर पाएंगे। और स्पेशली एज अ, सबसे ज्यादा इमोशन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इमोशन होता है रिटेल पब्लिक के साथ, राइट? बिल्कुल। और रिटेल पब्लिक AI नहीं यूज कर रही है। बट विशाल जी आज नहीं कर रही है। अब इफ वी टॉक अबाउट 3 years डाउन द लाइन हाँ, और मे बी 5 years डाउन द लाइन, उस वक्त क्या ये डाउ थ्योरी जो इतने सालों से चल रही है, हायर हाई हायर लो, आज 13, जब हम ये शूट कर रहे हैं 13 सितंबर है, अगर आप कल का चार्ट देखेंगे जाके तो बैंक निफ्टी पहले नीचे जा रही थी और एकदम से 800 पॉइंट प्लस में जाके खड़ी हो गई हाँ, कल के चार्ट में। हाँ। तो ये एकदम से ऐसा क्या हो जाता है बाजार में कि एकदम से बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगती हैं, बहुत बड़े बड़े स्पाइक्स आ जाते हैं, लोगों के स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। क्योंकि कल मैं बहुत लोगों को ऐसा जानता हूं जिनका कि बहुत ह्यूज लॉस हुआ है, हाँ, क्योंकि वो सब यही एंटिसिपेट कर रहे थे कि भाई कॉल सेल ही करनी है, राइट। और वो एकदम से इतनी बड़ी स्पाइक आई कि वो बचना मुश्किल, मतलब स्टॉप लॉस लेना ही लेना है सबको। Right. 850 पॉइंट आई थिंक 850 बढ़ गई थी पॉइंट बढ़ी। मार्केट, हाँ, एंड अभी दैट टू आफ्टर 12 o'clock आई राइट। सपोज। तो ये 850 पॉइंट आज जो बैंक निफ्टी का भाव है 50,000 के ऊपर, 850 पॉइंट मतलब 1.5% होता है। जी तो 1.5% को मैं तो समझता हूँ कि अगर जैसे बोलते हैं ना, एक स्टॉक को या एक इंडेक्स को ब्रीदिंग स्पेस चाहिए। 700-800 पॉइंट 1-2% तो ब्रीदिंग स्पेस हो गई। बट उसी के अंदर अगर आपका बड़ा लॉस हो चुका है, या तो कहीं तो आपकी सिस्टम में प्रॉब्लम है, या तो कहीं तो रिस्क रिवॉर्ड में पहुंच। बड़ा लॉस मतलब कहीं तो आपने रिस्क मैनेजमेंट में प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आप कोई भी ट्रेड लो, उसके 5 नतीजे हो सकते हैं। एक बड़ा प्रॉफिट, छोटा प्रॉफिट, ब्रेक इवन, छोटा लॉस, बड़ा लॉस, राइट? बड़ा लॉस कब होगा? जब हमारा रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, खाली हमने इसको बचा के रखा, तो चारों बाकी कुछ भी होगा तो चलेगा, राइट? अगर बड़ा लॉस हुआ है मतलब मैंने इसको छेड़ा है, और उसको छेड़ने की वजह से हम प्रॉब्लम कर। आप कोई भी ट्रेड लेते हो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लेते हो, वो टेक्निकल एनालिसिस इज अ प्रोबेबिलिटी थियरी। प्रोबेबिलिटी मतलब हो सकता है, अगर हुआ तो मैं प्रॉफिट करूंगा, अगर नहीं हुआ तो मैं स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊंगा। तो अगर जो आदमी, जो आप जैसे आप बोल रहे हो कि कल किसी ने बड़ा लॉस कर दिया, मतलब वो श्योर था कि नीचे ही जाएगा, ऊपर जाने का उसके पास बैंडविड्थ ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था, उसने स्टॉप लॉस ही नहीं रखा। लेकिन अगर वो ऐसा काम करेगा कि हमेशा मार्केट में जब हम बोलते भी है ना कि ये हो सकता है, ये टारगेट आ सकता है, इधर तक जा सकता है, कभी कभी ऐसे लोग, अरे ये तो जाएगा ही, ये तो होगा ही, लिख ले। लिख ले, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, कोई गारंटी नहीं दे सकता, किसी के पास गारंटी नहीं है। तो अगर आप इस दिमाग से चलो ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे अपने प्रोग्राम्स में भी होता हूं कि हम चेस खेलते हैं। जब चेस खेलते हैं तो हमारा दिमाग क्या चलता है कि अगर वो आदमी सामने जो बैठा है, वो अगर ये ऐसा मूव करेगा तो मैं वैसा मूव करूंगा, वो अगर इधर करेगा तो मैं वैसा वाला करूंगा। मतलब मेरा जो मूव है वो सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट है, कैसा मूव कर रहा है। लेकिन वही अगर स्टॉक मार्केट में देखे कि अगर मार्केट ने ऐसा किया तो मैं अपना स्टॉप लॉस इधर रखूंगा, और वैसा किया तो मैं अपना प्रॉफिट ऐसे। लेकिन काफी लोग वैसा सोचते नहीं कि सामने कोई है ही नहीं, वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं तो ऐसा ही करूंगा, तुमको जो करना है करो। अपनुच भगवान छे। यस, और तभी बड़ा लॉस होता है। अगर मैंने सोच के रखा कि मैं शॉर्ट कर रहा हूं और निफ्टी, बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, जो गया, और मेरा स्टॉप लॉस मैं रख देता हूं, तो मेरे को बड़ा लॉस क्यों होगा? तो बड़ा लॉस, मार्केट कुछ भी कर सकता है, हमको अपना विकेट बचा के रखना है। दूसरा मौका मिलेगा, दूसरा बॉल आएगा, तब मारेंगे। विशाल जी, आपने कितने अच्छे से गेम के फॉर्म में स्टॉक मार्केट को समझा दिया कि लॉस नहीं लेना है, वेदर इट्स चेस और वेदर इट्स क्रिकेट। अब कोई एक ऐसा चीट कोड बता दीजिए जिससे सारे पैसे कमा लें। राइट, सो सब चीट कोड यही है कि सबसे पहले ट्रेंड के साथ चलो। आप फॉलिंग नाइफ या नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक्स में काम नहीं करना है। कब पैटर्न, ट्रेंड इज फ्रेंड, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मतलब टेक्निकल एनालिसिस की जो सबसे बेसिक किताब है ना, जिसका नाम भी मैं बता देता हूँ, कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स बाय जॉन मर्फी। ये एकदम बाइबल है। उसमें हर एक चैप्टर को आप 10 बार, 15 बार, 20 बार पढ़ लो। और दूसरी किताब जो है वो कैंडलस्टिक पैटर्न वाली है, वो है स्टीव निसॉन की बुक कॉल्ड जैपनीज कैंडलस्टिक बाय स्टीव निसॉन। और तीसरी अगर पढ़ना चाहते हो तो मेरी भी एक किताब है हैशटैग कैशटैग, उसमें भी एकदम बेसिक से समझा है। तो पहला रूल है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ट्रेंडिंग स्टॉक को फॉलो करना है, जो नहीं चल रहा है उसको छोड़ दो, जो चल रहा है उसके पीछे जाओ, और जो वो चल रहा है वो चलना छोड़ दे तो उसको छोड़ दो, फिर दूसरे में जाओ। सिंपल है। 1 सेकेंड, आपको अपना रिस्क पता होना चाहिए।
आपकी अपनी विकेट किधर जा सकती है, कितना लॉस हो सकता है, उंगली काटना किधर है, वो आपको पता है। गेम में टिके रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेम में कमाने से ज़्यादा। तो ये दूसरा हो गया। और एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स या लिमिटेड मार्केट को ट्रेड करो। अब बहुत एक टाइम था 10-12 साल हो गए जब ऐसा था कि मैं कमोडिटी भी ट्रेड कर रहा हूँ, करेंसी भी ट्रेड कर रहा हूँ, क्रिप्टो भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, सब समझ में ऐसा लगता है कि मुझे हाई मिल रहा है। लेकिन अगर आप खाली एक ही मार्केट को ट्रेड करो जो काफ़ी अपने आप में रोबस्ट है, वॉल्यूम काफ़ी होता है एज अ रिटेलर, अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो, आपको मार्केट समझ में आता है, आपको स्टॉक दिखता है कंपनी क्या कर रही है। राइट, स्पेशली यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। कितने लोगों को जानता हूँ यंगस्टर्स जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, उनको स्टॉक मार्केट क्या है वो नहीं पता है, लेकिन क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। मतलब आप रणजी ट्रॉफी या टेस्ट मैच नहीं खेले हो, सीधा 2020 में खेलने जा रहे हो। राइट, तो जरूरत ही नहीं है। आप खाली इंडियन मार्केट में ट्रेड करो, इतनी वॉलेटिलिटी है, इतने सारे स्टॉक्स है, और समझ में भी आता है, आपको पैटर्न्स को फॉलो भी करता है चार्ट्स को, और 3:30 बजे खत्म हो जाता है। क्यों दिमाग खराब करना है रात भर तक, और रिस्क भी ज्यादा लेना है। और वो सब ग्लोबल मार्केट पे डिपेंडेंट है, काफी सारी चीजें जो आप हैंडल नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इंडियन मार्केट पे 3:30 तक आप फोकस करो, कम स्टॉक्स में फोकस करो, कम टूल्स और टेक्निक्स पे फोकस करो। जैसे मैं खाली RSI सिखाता हूँ, फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो एक रास्ता, और एक ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेड करो और लॉस को काटना सीखो। और अपने सबसे बड़ा जो चीट कोड है, अपने आप को टाइम दो। मैं यहाँ पे लंबी रेस का घोड़ा बनने आया हूं, तो मैं 1-2 साल 3 साल तो खाली देखने में, सीखने में निकाल दूंगा, मुझे चलेगा। डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे, MBA बनोगे, 3-4 साल लगते हैं, फिर आप पैसा बनाते हो। वैसे इसको भी एक प्रोफेशन, एक बिजनेस की तरह लो, 3-4 साल गुजारो, सीखो, गेम को समझो। क्योंकि अगर आपने 1 साल में पैसा बनाया 23 में या 22 में, तो आपने एक ही तरह का ट्रेंड देखा है। मार्केट अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, चॉपीनेस, साइडवेज, गैप अप, गैप डाउन, ये सब चीज 5 साल में कवर होता है, सारे तरह के ट्रेंड। अगर आप 5 साल बराबर टिक गए तो सारे ट्रेंड्स को सीख भी लिया, समझ भी लिया, और आप टिक गए तो आप फिर बाकी के मार्केट को समझ जाओगे। तो ये मेरे फाइनल चीट कोड्स है आपके सारे व्यूअर्स के लिए। अभी जैसे जो लोग 2020 में आफ्टर कोविड, बहुत सारी जनता, आपने भी पढ़ा होगा, 6 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं, जिसमें से कि 4 करोड़ शायद एक्टिवली चल रहे हैं, और पिछले 1 साल में 1 करोड़ और खुले हैं। हाँ, तो उन लोगों ने अभी मत दी, और वो तो देखा ही नहीं है। परफेक्ट। ठीक है, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि वो किस तरीके से अपनी कैपिटल को मैनेज करें, या किस तरह से अपने ट्रेड्स को मैनेज करें? क्योंकि 28 अक्टूबर भी नजदीक है, अब US इलेक्शन भी नजदीक आ रहा है, और लीप ईयर भी है, 8 भी है, सारे आंकड़े आपके फिट हो रहे हैं। तो शैल वी एक्सपेक्ट अ क्रैश इन दिस ईयर? क्या ये मुमकिन है? क्रैश तो मैं अभी इस मौके पे बता नहीं सकता हूँ कि क्रैश होगा, बट ये साल, मतलब अगले 6 महीने में, विच इज बिटवीन दिस September 24 एंड मार्च और April 25, देयर विल बी वन बिग करेक्शन। एक बड़ा करेक्शन डेफिनेटली होगा। और मेरा कोई ऐसा भविष्यवाणी या ज्योतिषवाणी नहीं कर रहा हूँ, मैं पैटर्न्स और साइकिल्स को फॉलो कर रहा हूँ। और वो भी मैं ऐसा नहीं बोला कि होगा ही होगा, अगर हुआ तो मैं रेडी हूं। तो आपको रेडी होना पड़ेगा। अगर आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहे हो, 20 से आपने कोई डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं है, आप टिपिकली देखोगे हर 4 साल में, ये भी एक साइकिल है, हर 4 साल में एक अच्छा करेक्शन होता है, एक अच्छा बड़ा करेक्शन होता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। 2020 के बाद तो नहीं 20 के बाद तो नहीं हुआ है। वो इलेक्शन वाला तो एक ही दिन का था, उसको तो करेक्शन बोल भी नहीं सकते। लेकिन आप ये देखिए ना, अपने हाई से कभी भी मार्केट 10% तो करेक्ट हुआ ही नहीं। हाँ, तो 10% इलेक्शन से वाले ऊपर होता है उसको ही तो करेक्शन बोलते हैं। 10% से ऊपर तो हम करेक्शन होना शुरू बोलते हाँ, हैं। उसके अंदर होता है, उसको हम रिट्रेसमेंट बोलते हैं। 10% के ऊपर जाएगा, 15% के ऊपर जाएगा, उसको करेक्शन या क्या बोलते हैं, रिवर्सल बोल सकते हैं, या रिवर्सल या बोलते हैं क्रैश बोल सकते हैं। लेकिन 10% तो हुआ ही नहीं है। तो वो मतलब जितना नजदीक जा रहे हो, जितना टाइम बीतते जा रहा है, उतना हम उस मौके के नजदीक जा रहे हैं। लेकिन विशाल जी, आप देखिए कि FIIs बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बेचारे मार्केट को गिरा दें, लेकिन रिटेल इतना पावरफुल बुल एक बन के खड़ा हो जाता है कि वो गिरा ही नहीं पाते। मैं मानता हूं और मैं जो समझ रहा हूं इतने सालों से, कि मार्केट जब गिरना है उसका कारण आ जाएगा, उसके रीजंस आ जाएंगे, कुछ ना कुछ धमाका होगा या कुछ ना कुछ स्कैम निकलेगा, समीकरण बन जाएगा वो कुछ। सब ये साइकिल ही है, वो तो होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब कब होगा वो हमको देखना है, उसके लिए हमको तैयार होना है। और हमारे पास एक ही, मैं जैसा ना, हमारे हाथ में 2 चीज है मार्केट में, मैं कहाँ एंटर करता हूँ और मैं कहाँ मैं लॉस काट सकता हूँ। इसके अलावा मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है।
FII क्या करेगा, DII क्या करेगा, रिटेल क्या करेगा, म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वर्ल्ड मार्केट क्या करेगा, टीवी पे क्या लोग बोलेंगे, कुछ भी नहीं मेरे कंट्रोल में। तो मेरे को क्या, जो मेरे कंट्रोल में वही करूं, जो मेरे कंट्रोल में उसकी सोच के उसके बारे में वरी करके कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने अगर 100 में लिया है तो मेरे को 90 में काटना है, उंगली काटना है बस। और अगर मेरा 100 का 150 हो गया, प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं 140 में या 135 में या 130 में प्रॉफिट को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल दूं। ये 2 रास्ते हैं हमारे पास, बस इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं सोचना है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। विशाल जी, जैसे अभी आपने कहा कि आगे मार्केट में करेक्शन ड्यू हो सकती है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी को हम कैसे इम्प्रूव करें? क्या वो मेडिटेशन से या चैंटिंग से, किसी चीज़ से इम्प्रूव करी जा सकती है, ताकि हम एक अच्छे डिसीजंस ले सकें? जैसे आज अगर मेरा पोर्टफोलियो है, से फॉर एग्जांपल उसमें 1 CR है और प्रॉफिट मुझे 10-20 lakhs का आ रहा है, विच इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, 10 to 20%। तो मैं अपने अपने डिसीजंस को कैसे इम्प्रूव करूं, उस पर कैसे वर्क करूं, वो कुछ सजेस्ट करिए प्लीज। यस, क्योंकि ट्रेडिंग में अक्सर ये देखा गया है कि जो टेक्निकल और फंडामेंटल नॉलेज है वो तो है ही है, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे कोई बात नहीं करता। यस, क्योंकि लोग डर के मारे अपना प्रॉफिट जल्दी काट देते हैं, और लॉस लॉस होप में बैठे रहते हैं, वो पूरा उल्टा करते हैं। पूरा उल्टा तो करते हैं। ये बहुत, और आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि हमारे प्रोग्राम्स में हम जब ट्रेनिंग भी करते हैं तो हमारे प्रोग्राम्स में हम मेडिटेशंस, और इनफैक्ट हमने आर्ट ऑफ लिविंग के साथ जो श्री श्री रविशंकर जी का फाउंडेशन है, जी जी उनके कोर्सेज को इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट मतलब जो भी कोर्स करेगा उसको ये कोर्स करना पड़ेगा मेडिटेशन वाला, क्योंकि वो कभी कभी उनको वियर्ड भी लगता है कि ये क्या आप मेरे को मेडिटेशन सिखा रहे हो। क्योंकि आपने जो बताया कि मेडिटेशन करने से या चैंटिंग करने से, और मैं ऐसा कोई रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन की बात कर रहा हूँ। फिर आप किसी का भी नाम लो, भगवान का नाम लो, नाम ना भी लो, बट मेडिटेशन मतलब आपका दिमाग को स्थिर करना है। दिमाग स्थिर होगा तब जाके वो डिसीजन लोगे। अब 28 अक्टूबर पे बड़ा रिवर्सल कैंडल बना, उस टाइम पे आपका दिमाग स्थिर नहीं है और वो आपने रिवर्सल मिस कर दिया 2 दिन के लिए, तब तक तो गेम खत्म हो जाएगा। तो सही टाइम पे सही डिसीजन लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दिमाग का स्थिर होना। और दिमाग स्थिर कब रहता है? जब आप बाकी के बाजू के जो आजू बाजू के नॉइज है, जो वातावरण है, उससे परे रहो और अपने दिमाग पे कंट्रोल। और उसका एक ही रास्ता है, वो है मेडिटेशन। उसका एक ही रास्ता है कि आप अपने आप पे थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने आप पे थोड़ा काम करो, जो हमारे प्रोग्राम में हम कंपलसरी करते हैं। क्योंकि स्ट्रैटेजी जो मैं प्रोग्राम में सिखाता हूँ और यूट्यूब पे सिखाता हूँ उसमें कोई फर्क नहीं है। तो आपने इंटीग्रेट कैसे किया आर्ट ऑफ लिविंग और अपना जो सिस्टम सो है? ये जब हम ट्रेनिंग शुरू किया, 15 साल पहले शुरू किया था हमने, 16 साल पहले 2008 में। तो जब हम ट्रेनिंग करते थे, हम लोग समझो यहाँ पे 50 स्टूडेंट बैठे, सबको सेम स्ट्रैटेजी थी, सबको सेम सेटअप है, सबके पास सेम चार्ट है, समझो सबका कैपिटल भी सेम है, तो रिजल्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो ये समझते समझते आया कि सब प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी का नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट का है। किसका बैकग्राउंड क्या है, किसी का रिस्क एपेटाइट, किसके घर पे झगड़ा चल रहा है, किसी का फैमिली में बिजनेस में प्रॉब्लम है, किसी का हेल्थ का इश्यू है, किसी का माइंड बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो स्ट्रैटेजी सबका सेम, रिजल्ट सबका अलग, मतलब प्रॉब्लम इधर ही है। तो इसीलिए फिर मेघना, माई वाइफ, शी नाउ स्टार्टेड लर्निंग ऑन माइंडसेट। वो 10-12 साल से अपने आप को माइंडसेट पे कोच करवा रही है अपने आप को। टोनी रॉबिन्स बोलो, ब्रेंडन बुशार्ड, रॉबिन शर्मा, जितने भी सबसे बड़े माइंडसेट कोचेज है वर्ल्ड में, उनसे उन्होंने कोचिंग ली और वो हम करवाते हैं। और उसमें बहुत सारा काम मेडिटेशन का भी होता है, तो वो खुद भी मेडिटेशन करवाती है। फिर हमने धीरे धीरे रियलाइज किया कि अगर हमको मेडिटेशन करवाना ही है तो मेडिटेशन के जो सबसे एक्सपर्ट है इंडिया में, उनसे बात करते हैं। तो उनको जब हमने बात की और बताया कि हमको आपके प्रोग्राम्स को इंटीग्रेट करना है, तो वो तो ऐसे भी रेडी थे, खुश थे कि उनकी जो क्रिया है, उनके जो मैसेज है, हम और लोगों तक फैला रहे। और इसीलिए हमने उनको अप्रोच किया और उन्होंने तुरंत हाँ बोली, और हमारे सारे प्रोग्राम्स में हमने आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स को मर्ज कर दिया। सुदर्शन क्रिया, सुदर्शन क्रिया कैसे करते हैं, और उसके बाद एडवांस को, हमारे एडवांस कोर्स में उनके एडवांस कोर्स भी होते हैं। तो इससे क्या फर्क, और उसके बाद बहुत सारा बदलाव आने लगा। समझो कि पहले 100 में से 20 या 25 या 50 लोग को रिजल्ट मिल रहा है, तो अब 100 में से 80 लोग को रिजल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दिमाग सही ठिकाने पे है। बट कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी भी वो समझते हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे सब, अभी एक क्लास में 60-70 लोग होते हैं, सबको सिखाया, लेकिन किसी का रैंक 1 आया, किसी का लास्ट रैंक आया। तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट द स्टूडेंट इज मोर कोचेबल और नॉट। If they're ready to do the mindset work, if they're ready to do the meditation work, then the same strategy will make money, which is not making money earlier. तो कभी कभी मेरा भी ऐसा था, जब मैंने जर्नी शुरू किया था, मैं स्ट्रैटेजी सीख रहा था, पैसा नहीं बनता है तो मैं और स्ट्रैटेजी सीखता हूँ और सीखता हूँ। फिर मैंने 50 टूल टेक्निक सीख लिए, 400-500 किताबें पढ़ ली, इतने सारे लोगों से ज्ञान सीखा, इलियट सीखा, नियो वेव सीखा, अल्टीमेटली घूम फिर के आ गए सपोर्ट, रेजिस्टेंस और RSI पे। कि ये सब का जरूरत नहीं है, जरूरत इसको ठिकाने पे लगाना है।
एग्जैक्टली। और उसको जब ठिकाने पे लगाया तो लास्ट 10-12 साल में मैंने कोई नया टेक्निकल या टूल या इन्वेंट नहीं किया, ना ही स्टडी किया है। मैं अपने माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ और अपने स्टूडेंट्स के भी माइंडसेट पे काम कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजी वही है जो पहले सालों साल पहले थी। तो इसीलिए इसको इंटीग्रेट कर दिया और तब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट। और उससे उससे क्या हो गया कि खाली ट्रेडिंग में नहीं, उनके लाइफ में बात चेंजेस आ गए, उनके रिलेशनशिप में चेंज आ गया, उनके हेल्थ में चेंज आ गया, उनके नॉर्मल टेम्परामेंट में चेंज आ गया। और उससे इट्स लाइक अ 360 ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमेशा हम बता दें कि हमारे प्रोग्राम में आप आते हो तो आप खाली ट्रेडिंग नहीं, आप माइंड बॉडी सोल तीनों पे काम कर रहे हो। इट्स अ 360 दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। वंडरफुल एक्चुअली। विशाल जी, जैसे ये ना थोड़ा, जैसे आपने जो बात बताई मेडिटेशन की, ये जनरली मैंने नोट किया ग्रेजुअली थ्रू द ईयर थोड़ा सा मेच्योरिटी से हम लोग इस चीज़ को ज़्यादा पिक करते हैं। एक 18 साल का जो बच्चा है जिसका माइंडसेट अभी आप समझ लीजिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, उसको कैसे ट्रेन करा जाए? बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड दिस, मे बी अ पर्सन इन द एज ऑफ 30 कैन अंडरस्टैंड दिस, बट अ पर्सन हु इज जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड वोंट बी एबल टू लिसन टू दैट। उसको आप, उस पे आप कैसे वर्क करेंगे? उसको भी से सबकी जगह पे एक ही चीज़ है, ट्रेनिंग। अब इनफैक्ट आपने अच्छा सवाल पूछा कि हमने रिसेंटली जब वेकेशंस चल रहे थे तो हमने बच्चों के लिए एक प्रोग्राम किया था कॉल सुपर टीन्स, टीनेजर्स। सो ओके। 12 से 18 के साल के बच्चे थे, कुछ 900 950 स्टूडेंट सारे इंडिया से ज्वाइन हुए थे। उनको भी हम ये उनको ट्रेडिंग, हार्डकोर ट्रेडिंग, बाय सेल नहीं सिखा रहे, प्रॉफिट लॉस, पर उनको पर्सनल फाइनेंस, उनको नीड वर्सेस वांट, कि आज मुझे ज़रूरत है एक फ़ोन की, बट आपकी वांट क्या है, आईफोन 15 या आईफोन 16 नाउ। तो आपको पता है इंडिया में 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पे लिए गए। मतलब वो पैसा खर्च कर रहे हो जो आपके पास है ही नहीं, किसको इंप्रेस करने के लिए, जिनको आप जानते ही नहीं हो। अगर वही पैसा बचा लेते हो, लाख रुपया बचा लेते हो और 1.5 लाख का फ़ोन की जगह पे 25-50 हज़ार का फ़ोन लेते हो जो काम कर सकता है, जो आपकी नीड है, तो लाख रुपया कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो और उसका रिटर्न, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उनको वो सारा चीज़ सिखाया तो उनको भी समझ में आया कि हाँ ये चीज़ सही है। तो वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से लेके डीलेड ग्रेटिफिकेशन पे लेके गए कि भले मुझे अभी नहीं चाहिए, 2 साल के बाद मैं अपने पैसे से, अपने रिटर्न से आईफोन 16 या 17, 18 खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी मुझे ईएमआई पे फ़ोन नहीं लेना। और उसी में जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेज है, वैसे टीनेजर्स का भी कोर्स है कॉल यस कोर्स, यूथ एम्पावरमेंट कोर्स, वो हमने उसमें इंटीग्रेट कर दिया। तो सब जगह पे, सब लेवल पे हमने मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी को ऐड किया, ताकि वो जो डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे हो, आजकल तो खाली सोशल मीडिया नहीं, ड्रग्स अब्यूज, ये सब भी बहुत कुछ होता है। Exactly. और उससे बचाने के लिए उनको सही ट्रेनिंग, सही कोचिंग चाहिए और सही वातावरण चाहिए। और जब पेरेंट्स खुद ही लेके आते हैं बच्चों के कि आपको ये ट्रेनिंग करना है, तो पेरेंट्स भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं, तो दोनों का अच्छा होता है। और भाई द फैमिली दैट लर्न्स टुगेदर ग्रोज टुगेदर। Very true. यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि जो बच्चे जनरली या जो यूथ आईफोन के पीछे भाग रहा है, उनको एक कैलकुलेशन समझनी चाहिए यस, कि इंडिया में जो आईफोन है वो है 1.25 से 1.5 लाख रुपए का, राइट, और यहाँ एवरेज इनकम जो आदमी की है वो है 50,000 रुपए, हाँ, एक नॉर्मल आदमी जो राइट, बच्चे नौकरी करते हैं। तो हमारी मतलब कि 3 महीने का वो सैलरी उसमें चली गई। सैलरी उसमें चली गई, जबकि यूएस में इट इज ओनली $900 और $800, राइट, और वहाँ 4,000 है हाँ, एवरेज सैलरी, $4,000। तो उसके लिए तो वो 1/5 ऑफ द सैलरी हो गया। परफेक्ट। तो हम 1/5 ऑफ द सैलरी से 2.5 गुना सैलरी पे कोई चीज लेते हैं, ये तो वो तो कैलकुलेशन, अपने आप में कैलकुलेशन ही डिस्टर्ब्ड है। यस, यही कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कोई भी Yes. ट्रेड करो, बिजनेस करो, इनकम करो, खर्चा करो या एक्सपेंस करो या जो भी करो, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। इसका दूसरा बोलते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, इसके सामने मैं कितना रिटर्न ले सकता हूँ। इसका अगर मैं किसी को बोलूँ ना कि चलो एक कोर्स कर लो, 10,000 रुपए का है, 3 दिन का है, 4 दिन, वो 10,000 उसको महंगा पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप लॉस में तो वो निकल जाएगा, एक गैप डाउन में निकल जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। एक आईफोन, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विशाल जी। यहाँ आदमी अपनी लर्निंग पे 10, 20, 50,000, 2 लाख रुपए नहीं खर्च करेगा, हाँ, लेकिन लॉस में 1 करोड़ लॉस ले लेगा। वही तो वो माइंडसेट ठीक करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए सही कोचिंग, सही ट्रेनिंग, काफी सारे वीडियोस आजकल तो फ्री में भी मिल अभी रहे हैं। ऐसे ही मैं बताऊं आपको कि एक गुजरात से कोई साहब मेरे पास आए नोएडा मिलने कि साहब मेरे को सीखना है, मैं ऑप्शन सिखाता भी हूँ। तो मैंने उन्हें बताया भाई लाख रुपया लगेगा सीखने का। हाँ, बोले साहब ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, मत सीखिए आप। तो उसने कहा साहब मेरा तो 1.5 करोड़ का लॉस है। अब 1.5 करोड़ का लॉस उसे ज्यादा नहीं लग रहा, लेकिन लाख रुपए अपनी स्किल सेट पे खर्च करना उसको ज्यादा लगता है। सही है। सो ये माइंडसेट चेंज करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेडिंग में आना आसान है,
हाँ But to have that mindset to how to trade, what to trade and when to trade is even more important. सही है। तो ये इसको अगर आप स्किल गिन रहे हो Yeah. या टाइम पास हॉबी गिन रहे हो या गैम्बलिंग गिन Exactly. रहे हो, जैसे बोलते हैं स्टॉक मार्केट कैसीनो गैम्बल है किसके लिए, जो उसको उस तरह से ट्रेड कर रहा है, उसको उस तरह से देख रहा है। हमारे लिए स्किल है, और 27 साल निकल गए, अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी समझ रहा हूँ, अभी भी लॉसेज होते हैं, अभी भी किताबें पढ़ रहे हैं, राइट, अभी भी माइंडसेट के कोर्सेज कर रहे हैं। तो ये स्किल है, अगर स्किल की तरह समझोगे तो ये इन्वेस्टमेंट आपको सबसे बेस्ट रिटर्न देगा। मैं Yes. इन्वेस्टमेंट में अभी मुझे लोग बोलते हैं कि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, मतलब तू सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट तू ही है, तू अपने आप में इन्वेस्ट कर। मैं इतने कोर्सेज, इतने सेमिनार्स, वर्कशॉप्स अभी भी अटेंड करता हूँ। साल में मुझे 3 से 4 बार यूएस जाना पड़ता है अपनी कोचिंग लेने के लिए। जो भी है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, सबके लिए कोचिंग चाहिए। तो वो एक स्किल सेट आपने पैसा यूज किया स्पेशली यूथ के लिए, वो लाइफ टाइम आपको रिटर्न देगा। Yes. तो अगर मैं समझूं कि आपके पास, समझो एक यूथ के पास 1 लाख रुपया है, तो वो बोलेगा मुझे इन्वेस्ट करना है। चलो वो अपने वो फोमो वाले या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाला नहीं है कि बोला मेरे को आईफोन चाहिए, वो समझदार है कि मेरे को इन्वेस्ट करना है। अब उसको क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं उसको या तो कोई स्टॉक का नाम बताऊं, या तो कोई म्यूचुअल फंड का नाम बताऊं, या कोई स्कीम बताओ जिसमें वो इन्वेस्ट करे, और मैं उसको कोर्स का नाम देता हूँ। सर ये तो उसको लगता है कोर्स एक एक्सपेंस है। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये तू कोर्स किया तो इसको तुझे 4 साल बाद 5x 10x रिटर्न मिलेगा, लेकिन तू स्टॉक में डालेगा तो एवरेज आउट करके तेरे को 10-15% साल का मिलेगा, तो जो रिटर्न मिलता है बेंचमार्क मिलेगा, लेकिन वो हजम होना बहुत मुश्किल है। उसको बोले लाख, हाँ माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। यस, प्रॉफिट को होल्ड करना भी बहुत डिफिकल्ट काम है। प्रॉफिट को होल्ड कब कर पाएंगे, जब माइंडसेट सही है। माइंडसेट सही होगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छी चर्चा हुई विशाल जी से, बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक चीज और सीखने को मिली कि ये सिर्फ एक ही चीज को फॉलो करते हैं, रोज रोज नई स्ट्रैटेजीज पे नहीं भाग जाते कि आज इसमें लॉस हो गया तो चलो अब कूद के नई सीख लो, फिर कुछ नया सीख लो। ही इज प्रैक्टिसिंग वन थिंग, क्योंकि ये ब्रूसली को बहुत आइडल मानते हैं, जैसा कि इनकी बातों से नजर आया कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जिसने की 10,000 किक मारी है, मुझे उस आदमी से डर लगता है जिसने एक जैसी या एक सी 10,000 किक मारी है। यस, द मैन हु हैज प्रैक्टिस वन किक 10,000 टाइम ही इज मोर परफेक्ट। तो आप अपनी परफेक्शन की जर्नी को आगे बढ़ाइए, बजाय इसके कि हॉप करते रहें, इधर उधर सीखें। जो इन्होंने स्ट्रैटेजी बताई इनके यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, जो कि मैं टैग भी कर रहा हूँ और जो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। और वही कुछ स्ट्रैटेजी इन्होंने यहाँ भी बताई है। कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, क्योंकि विशाल जी एक ही चीज़ पे काम करते हैं और वो है RSI। बहुत मुश्किल नहीं है समझना कि बाजार से पैसा कैसे कमाया जाए। ज़रूरत सिर्फ वही 2-4 चीज़ों की है जो हम हमेशा बात करते आए हैं। डिसिप्लिन, उंगली काट दो हाथ बच जाएगा, यानी कि छोटा स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा हर लिया हुआ ट्रेड हमें रिवॉर्डिंग ही हो। लॉस ले लो, कोई बात नहीं है, बड़े लॉस से छोटा लॉस हमेशा बेटर है। तो बहुत कुछ सीखा आज विशाल जी से, बहुत कुछ सीखने को समझने को मिला। अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे, कोई सवाल पूछेंगे, हम विशाल जी से या उनकी टीम से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके जवाब दें। अगर आपको फिर भी कोई सवाल है, आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट्स में पूछिए। अगर आपके कमेंट्स में अच्छे सवाल होंगे तो फिर हम विशाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे फॉर एपिसोड 2। अभी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं और धन्यवाद देते हैं विशाल जी का। थैंक यू विशाल जी, Thank you, थैंक यू सो Vishal ji. मच, थैंक यू, Thanks. थैंक्स फॉर कमिंग टू डीप टॉक। थैंक यू सो मच।